अध्याय 251 बूढ़े डॉक्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? मागो ने पूछा। बूढ़े डॉक्टर ने कुछ देर सोचा और अंत में कहा, हमें वापस लौटना चाहिए। चलिए युनझोउ लौटते हैं और कोई दूसरा रास्ता चुनते हैं। अगर सिर्फ वो और लू किंग होते तो बूढ़ा डॉक्टर शायद बैलगाड़ी छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ जाता। आखिरकार वे कोई साधारण मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे और वे बैलगाड़ी से ज्यादा तेजी से अकेले ही सफर कर सकते थे। लेकिन शियाओ यान और वेई जियान की मौजूदगी को देखते हुए वे ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए हमें वापस मुड़ना होगा और दूसरा रास्ता खोजना होगा। ठीक है, मैं समझ गया। मागो ने सिर हिलाया और गाड़ी को उठाकर घुमाने की तैयारी करने लगा। गुरुजी, एक पल रुकिए, मैं देखता हूँ कि क्या मुझे कोई दूसरा उपाय मिल सकता है, लू किंग ने अचानक कहा। आह किंग, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? बूढ़े डॉक्टर ने आश्चर्य से पूछा। मेरे मन में एक विचार आया। चलो आसपास कोई जगह ढूंढकर एक दिन वहीं रुकते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा विचार कारगर होता है या नहीं। अगर यह कारगर हुआ तो हम अपनी गति में काफी वृद्धि कर सकते हैं, चाहे हम आगे बढ़ें या वापस लौटें। लू किंग ने कोई बड़े बड़े वादे नहीं किए, लेकिन अपने शिष्य के स्वभाव को जानते हुए बूढ़े डॉक्टर को पूरा भरोसा था कि उसके सफल होने की अच्छी संभावना है। ठीक है, जैसा आप कहते हैं, हम यहीं एक दिन रुकेंगे, बूढ़े डॉक्टर ने सहमति जताई। दोपहर हो चुकी थी और 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय में अंधेरा हो जाएगा। वे रात के लिए जल्दी आराम कर सकते थे। लू किंग और अन्य लोगों ने गाड़ी को पत्थर के गड्ढे से बाहर निकाला और पास ही में एक अपेक्षाकृत विशाल जगह ढूंढकर अपना डेरा डाला। लू किंग ने मागो से रथ को अलग अलग हिस्सों में बांटने को कहा और फिर गहरी सोच में डूबी हुई उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी। आह किंग, तुमने क्या समाधान निकाला? बूढ़े डॉक्टर ने पूछा। गुरुजी, मैं सोच रहा था कि अगर हम गाड़ी पर कुछ सरल आकृतियां उकेर दें तो हमें ऊबड़ खाबड़ जमीन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, लू किंग ने जवाब दिया। आकृतियां उकेरना? बूढ़ा डॉक्टर सचमुच हैरान था। आह किंग, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मुझे अभी पक्का पता नहीं है, पहले मुझे इसका हल निकाल लेने दो, लू किंग ने अनिश्चितता से जवाब दिया। मागो और वेई जियान तो पूरी तरह से हैरान थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि लू किंग को फॉर्मेशन जैसी रहस्यमयी और शक्तिशाली चीजों के बारे में जानकारी होगी। और तो और, क्या ये चीजें सिर्फ काल्पनिक कहानियों में ही नहीं पाई जाती? विशेषकर वेई जियान को लू किंग और बूढ़े डॉक्टर के बीच सांस लेने और ऊर्जा के उपभोग की तकनीकों पर हुई चर्चा याद आ गई। क्या वे भी पौराणिक अमरता की तकनीकें थीं? उनकी हैरानी से बेखबर लू किंग रथ के चारों ओर चक्कर लगाता रहा और उसे ध्यान से देखता रहा। आकृतियां उकेरने का विचार उसे आंशिक रूप से वेई जियान की टिप्पणियों के कारण और आंशिक रूप से फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय द्वारा 2 विशाल आकृतियां स्थापित करते हुए देखने के कारण आया, जो दोनों ही क्रियाशील थीं। उसे यह एहसास हुआ कि आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुद्धार के साथ कुछ पहले अनुपयोगी अमर तकनीकें फिर से संभव हो रही हैं। यदि ऐसा है तो वह अपने कुछ विचारों पर प्रयोग कर सकता है। गाड़ी की संरचना को याद करने के बाद लू किंग पालथी मारकर बैठ गई। मास्टर, मागो, मुझे थोड़ा हिसाब किताब करना है। मेरे पास रात का खाना बनाने का समय नहीं होगा, इसलिए कृपया आप इसका ध्यान रखें। कोई बात नहीं, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, मैं रात का खाना बना लूंगा, मागो ने तुरंत जवाब दिया। खाना बनाने में वह भले ही माहिर न हो, लेकिन खाना खा सकता था। जब भी लू किंग व्यस्त होती, मागो ही अक्सर खाना बनाने की जिम्मेदारी संभालता था। लू किंग ने सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने मन को भौहों के एक्यू पॉइंट में लीन कर ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया। इस अवस्था में लू किंग का मन शांत था और उसने अपनी गणनाएं शुरू कर दी। वह इस बात पर विचार कर रहा था कि रथ पर किस प्रकार की आकृतियां उकेरी जाएं। दिव्य रून संप्रदाय और ली हुआओ कड़ाही दोनों से विरासत में मिली जानकारी के कारण लू किंग कई आकृतियों को जानता था। हालांकि वह दिव्य रून संप्रदाय की भव्य आकृतियों को स्थापित नहीं कर सकता था, जिनके लिए संसार की शक्ति की आवश्यकता होती थी। फिर भी ली हुआओ संप्रदाय की तकनीकें, विशेष रूप से आकृति उत्कीर्णन में, व्यापक और विविध थीं। अपनी वर्तमान क्षमताओं को देखते हुए उन्होंने ली हुआओ संप्रदाय की विरासत से प्राप्त सबसे बुनियादी संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। 3 प्रारंभिक संरचनाओं, हल्कापन संरचना, वायु प्रवाह संरचना और सुदृढ़ीकरण संरचना का चयन करने के बाद उनका लक्ष्य रथ को हल्का, तेज और अधिक मजबूत बनाना था। लगभग ज्ञानोदय की अवस्था में प्रवेश करते हुए लू किंग ने इन आकृतियों को शीघ्रता से समझ लिया। अपने मन में रथ की संरचना की कल्पना करते हुए उसने इन आकृतियों को अंकित करने का सर्वोत्तम तरीका निकाला। संपूर्ण शिलालेख योजना को अंतिम रूप देने के बाद लू किंग ध्यान की अवस्था से बाहर आया और अपनी आंखें खोलीं। बाहर आकाश में अंधेरा छा रहा था और उसके गुरु और साथी आग के पास भोजन कर रहे थे। आह किंग, तुम जाग गए, इधर आओ और कुछ खा लो, बूढ़े डॉक्टर ने पुकारा। धन्यवाद, लू किंग ने मागो द्वारा दी गई भुनी हुई रोटी स्वीकार कर ली। तो क्या आपको कुछ पता चला? बूढ़े डॉक्टर ने पूछा। लगभग, मैं कल सुबह से आकृतियां उकेरना शुरू कर सकता हूँ, लू किंग ने सिर हिलाया। ये सुनकर मागो और वेई जियान उत्सुकता से भर उठे। वे लू किंग की पौराणिक गठन तकनीकों को देखने के लिए बेताब थे। यहाँ तक कि बूढ़े डॉक्टर को भी यह जानने की जिज्ञासा थी कि लू किंग गठन कैसे उकेरेंगे। उन्हें उम्मीद थी कि इससे उन्हें गठन की इस गहन कला की कुछ समझ प्राप्त होगी। उस रात मागो और वेई जियान इतने उत्साहित थे कि उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। वेई जियान ने तो सपना भी देखा कि वह एक अमर प्राणी बन गया है जो हाथ के इशारे से हवा और बारिश बुला सकता है। अगली सुबह लू किंग जब जागा तो उसने पाया कि मागो और वेई जियान की उत्सुक निगाहें उसकी हर हरकत पर टिकी हुई हैं। ठीक है,
मैं दलिया का ये कटोरा खत्म करने के बाद आकृतियां उकेरना शुरू कर दूंगा। लू किंग ने आह भरी। जल्दी नहीं है, पहले अपना खाना खत्म करो, मागो और वेई जियान ने एक साथ कहा। हालांकि उनकी आंखों में अभी भी उत्सुकता की चमक थी। अपना दलिया जल्दी से खत्म करने के बाद लू किंग उठ खड़ा हुआ और गाड़ी की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे मागो और वेई जियान भी चल रहे थे, जिनकी जिज्ञासा देखकर बूढ़े डॉक्टर को हंसी आ गई। गाड़ी के पास आकर लू किंग ने एक नक्काशीदार चाकू और लाल स्याही की एक बोतल निकाली। सबसे बुनियादी आकृतियों के लिए आवश्यक सामग्री बहुत अधिक नहीं थी, आध्यात्मिक स्याही ही काफी थी। उसके पास जो लाल स्याही थी वह वेई शानहाई द्वारा एकत्रित सामग्री से पहले ही तैयार की गई थी। स्याही की बोतल को देखते हुए लू किंग के मन में अचानक एक विचार आया। उसने आश्रम के औषधीय क्षेत्र में एक छोटा सा आध्यात्मिक मिलन स्थल बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन झोंकझोंक के लिए अचानक रवाना होने के कारण इसका उपयोग नहीं हो सका। वह सोचने लगा कि औषधीय क्षेत्र में उगी 1000 साल पुरानी जिनसिंग की अब क्या हालत होगी। इन विचारों को मन से विमुख करते हुए लू किंग ने स्याही की बोतल खोली और नक्काशी करने वाला चाकू उठा लिया। मन को शांत करते हुए उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति की सहायता से रथ पर आकृतियां उकेरना शुरू कर दिया। कल के अवलोकन और मानसिक गणनाओं के आधार पर लू किंग रथ की संरचना से पूरी तरह परिचित था, जिससे वह जल्दी से आकृतियां उकेरने में सक्षम हो गया। मागो और वेई जियान विस्मय से लू किंग के हाथों को रथ पर रहस्यमयी चिन्ह उकेरते हुए देख रहे थे। प्रत्येक चिन्ह रथ में समा जाने से पहले क्षण भर के लिए चमकता था। 1 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद लू किंग ने अंतिम मंत्र पूरा किया और उसे पहले मंत्र से जोड़ दिया। रथ लाल आभा से जगमगा उठा और हवा में तैरती हुई जटिल रेखाएं रथ में विलीन हो गईं। रथ देखने में तो अपरिवर्तित लग रहा था, लेकिन अब उससे एक रहस्यमय आभा निकल रही थी। भाई लू किंग, क्या काम पूरा हो गया? मागो ने पूछा। हाँ, मैंने रथ पर 3 आकृतियां उकेर दी हैं। अगर सब ठीक रहा तो हम झोंकझोंक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। लू किंग ने सिर हिलाया। रथ की सीमित सामग्री और बची हुई आध्यात्मिक स्याही को बचाने की जरूरत के कारण वह और अधिक आकृतियां नहीं उकेर सका। शिलालेखों की रचना से संतुष्ट होकर लू किंग अपने पहले सफल प्रयास से प्रसन्न था। दिव्य रून संप्रदाय की विरासत वास्तव में शक्तिशाली थी। त्रुटिहीन शिलालेख संयोगवश नहीं, बल्कि दिव्य रून द्वारा प्रदत्त नियंत्रण के कारण था। आकृतियां उकेरने के लिए न केवल मंत्रों को उकेरना आवश्यक था, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ना भी आवश्यक था। दिव्य मंत्र के माध्यम से लू किंग ने मंत्रों पर एक रहस्यमय नियंत्रण का अनुभव किया, मानो कोई गुरु उन्हें सहजता से निर्देशित कर रहा हो। दिव्य रून वास्तव में रून और ताबीजों पर नियंत्रण को मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक बढ़ाता है, लू किंग ने सोचा, और उसे एहसास हुआ कि उसे इसकी क्षमता का और अधिक पता लगाना होगा। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novel_fire.net वेबसाइट खोजें। दिव्य प्रतीक की पूरी क्षमताओं को उजागर करने की चुनौती को स्वीकार करते हुए लू किंग ने साधना के साथ आने वाले आश्चर्यों को गले लगाया। भाई लू किंग, चूंकि संरचनाएं तैयार हैं, तो क्या हम अब उनका परीक्षण करें? मागो ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, हालांकि संरचनाएं अंकित हैं, हमें उनकी प्रभावशीलता का परीक्षण करने की आवश्यकता है। लू किंग ने सहमति व्यक्त की। मैं घोड़े को तैयार करता हूँ, मागो ने चिल्लाते हुए कहा और गाड़ी तैयार करने के लिए दौड़ पड़ा। अध्याय 252। भाई लू किंग, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? अपेक्षाकृत समतल सड़क के सामने मागो द्वारा गाड़ी को जोतने के बाद उसने पूछा। बूढ़ा डॉक्टर वेई जियान और शियाओ यान सड़क किनारे खड़े थे। बस सीधे चलाए। मैंने गाड़ी पर विशेष रूप से संरचनाएं समायोजित कर दी हैं। एक बार जब ये चलना शुरू हो जाएगी तो संरचनाएं स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाएंगी, लू किंग ने कहा। आमतौर पर मागो रथ चलाता था, लेकिन दिव्य आत्माओं की शक्ति के बिना वह सुरक्षा कवच को सक्रिय नहीं कर सकता था। इसलिए लू किंग ने रथ के चलने पर सुरक्षा कवच को स्वचालित रूप से सक्रिय होने के लिए निर्धारित किया, ताकि रथ सुरक्षित रहे। अद्भुत, मैं इसे आजमाऊंगा। ये सुनकर मागो और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। उसने चाबुक को हल्के से झटका दिया और मागो के साथ लंबे समय से रह रहे दोनों बलवान घोड़े लगभग उसके साथ तालमेल बिठा चुके थे। वे तुरंत आगे बढ़ने लगे। जैसे ही गाड़ी चलने लगी, मागो को तुरंत फर्क महसूस हुआ। ज्यूली गांव छोड़ने के बाद से लगभग हमेशा वही गाड़ी चलाता था। उसे गाड़ी चलाने का बहुत अच्छा अनुभव था, लेकिन इस बार गाड़ी चलते समय उसे कुछ अजीब सा लगा। वह एकदम हल्की हो गई, मानो सड़क पर तैर रही हो। एक अजीब सी शक्ति उत्पन्न हुई, जिसने न केवल गाड़ी को बल्कि आगे चल रहे दोनों घोड़ों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे गति अचानक बहुत बढ़ गई। पल भर में गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। इतनी तेजी, बूढ़ा डॉक्टर और बाकी लोग चौंक गए। गाड़ी की रफ्तार उसकी सामान्य पूरी रफ्तार से कई गुना ज्यादा थी। गति इतनी तेज थी कि मागो लगभग नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे जंगल में जा टकराया। सौभाग्य से टेंडन और बोन्स क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने के करीब मागो का नियंत्रण मजबूत था। उसने समय रहते रथ को स्थिर कर लिया और दुर्घटना को टाल दिया। यहाँ तक कि दोनों घोड़े भी चौंक गए, बार बार पीछे मुड़कर देखने लगे, मानो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रथ सामान्य से इतना हल्का क्यों है। मामा, क्या आप ठीक हैं? लू किंग भी थोड़ा चौंक गया। हालांकि वह जानता था कि सुरक्षा घेरा गाड़ी की रक्षा करेगा, फिर भी उसने सवाल पूछने से खुद को नहीं रोका। कोई बात नहीं, मैं बस तैयार नहीं था। मागो ने बार बार हाथ हिलाया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। मुझे फिर कोशिश करने दीजिए, तो सावधान रहना। गाड़ी में बैठे हुए मागो ने गहरी सांस ली और उसका चेहरा गंभीर हो गया। इस बार वह खुद को दोबारा शर्मिंदा नहीं कर सकता था। उसने चाबुक झटकाया।
चाबुक की आवाज सुनकर दोनों घोड़े सहज रूप से अपने खुर उठाकर फिर से दौड़ने लगे। जैसे ही रथ चलने लगा, वह रहस्यमयी शक्ति फिर से प्रकट हुई और रथ तथा घोड़ों दोनों को घेर लिया, जिससे गति एक बार फिर बढ़ गई। इस बार मागो तैयार था और उसने तुरंत स्थिति के अनुसार खुद को ढाल लिया और रथ को स्थिर रूप से नियंत्रित किया। लू किंग की नजरों में मागो की गाड़ी हवा के एक झोंके के साथ तेजी से आगे सड़क के मोड़ पर गायब हो गई। थोड़ी देर बाद वह तेजी से वापस आई और उनके सामने आकर स्थिर रूप से रुक गई। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान घोड़ों के खुरों की टिक टिक की आवाज के अलावा शायद ही कोई और आवाज थी, यहाँ तक कि गाड़ी के पहियों की आवाज भी नहीं। भाई लू किंग, आपके संशोधनों के बाद ये गाड़ी अद्भुत हो गई है। मागो उत्साह से लबालब गाड़ी से कूद गया, यहाँ तक कि दोनों घोड़े भी जोर से हिनहिनाए, मानो उसकी बात से सहमत हों। गुरुजी, आकृतियां अंकित होने के बाद रथ चलाने में कैसा लग रहा है? वेई जियान ने उत्सुकता से पूछा। शानदार, मागो ने उत्साह से जवाब दिया। तुम्हें पता नहीं, जैसे ही गाड़ी चलने लगी, एक जादुई शक्ति ने गाड़ी और घोड़ों को घेर लिया, जिससे वे बहुत हल्के और अविश्वसनीय रूप से तेज हो गए। लेकिन सवारी के दौरान गाड़ी बिल्कुल भी हिली नहीं, ऐसा लगा जैसे हवा में सवारी कर रहे हों। सचमुच अद्भुत। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नॉवल फायर नीति वेबसाइट खोजें। मैंने रथ पर 3 आकृतियां उकेरी हैं, लू किंग ने समझाया। हल्कापन आकृति, हवा का झोंका आकृति और मजबूती आकृति। आपको जो हल्कापन और हवा में उड़ने का एहसास हुआ, वह हल्कापन और हवा के झोंके की आकृति का प्रभाव होना चाहिए। मजबूती आकृति रथ की मजबूती बढ़ाने के लिए है, जो तुरंत दिखाई नहीं देती। हल्केपन की संरचना, हवा की संरचना। मागो और उसका शिष्य आश्चर्य से लू किंग को देखते हुए इन नामों को बुदबुदा रहे थे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि लू किंग वास्तव में इतनी जादुई तकनीकों में महारत हासिल कर सकता है। उन्हें लगता था कि संरचनाओं का मार्ग केवल उपन्यासों के अमर पात्रों को ही समझ आता है, फिर भी लू किंग इसे कर सकता था। क्या लू किंग एक अमर प्राणी हो सकता है जो नश्वर दुनिया में अवतरित हुआ हो? यह विचार अनायास ही उनके मन में उठा, विशेष रूप से लू किंग द्वारा दिखाए गए सभी चमत्कारी कार्यों को ध्यान में रखते हुए। उन्हें लगा कि यह विचार सच हो सकता है। एक क्षण के लिए उन्होंने लू किंग को विस्मय से देखा। आपको मुझे इस तरह देखने की जरूरत नहीं है। उनकी निगाहों में आए बदलाव को भांपते हुए लू किंग ने उनके विचारों का अनुमान लगा लिया और हंसे बिना नहीं रह सकी। मैं अमर नहीं हूँ, मुझे बस कुछ गठन तकनीकें आती हैं। आजकल आकाश और पृथ्वी में हुए परिवर्तनों के कारण इन गठन तकनीकों ने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली है, जिससे मैं इनका उपयोग कर सकता हूँ। क्या आपको पहले से ही नहीं पता था कि फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय ने लियुन कस्बे में इतने सारे नगरवासियों की मृत्यु के लिए गठन तकनीकों का इस्तेमाल किया था? आकाश और पृथ्वी में परिवर्तन हो रहे हैं। मागो ने इन शब्दों को दोहराया, फिर ऊपर देखा। भाई लू किंग, मैं हमेशा से पूछना चाहता था। मैंने अक्सर आपको और बूढ़े डॉक्टर को आकाश और पृथ्वी में होने वाले परिवर्तनों के बारे में बात करते सुना है। वास्तव में क्या परिवर्तन हुए हैं? वेई जियान ने भी लू किंग की ओर देखा। मुझे लगा था कि तुम पूछने से खुद को रोक लोगे, लू किंग मुस्कुराए। खैर, अब बताने का समय आ गया है। स्वर्ग और पृथ्वी में तथाकथित परिवर्तन, यदि हमारे अनुमान सही हैं, तो लू किंग ने मागो और वेई जियान को आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुद्धार के बारे में संक्षेप में बताया, जिससे वे दोनों स्तब्ध रह गए। भाई लू किंग, क्या आपका मतलब ये है कि तथाकथित आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे पुनर्जीवित हो रही है और पौराणिक अमर और उनकी तकनीकें वास्तव में मौजूद हैं? मागो को होश में आने में थोड़ा समय लगा। लगभग ऐसा ही है। वास्तव में हजारों साल पहले साधना का मार्ग सचमुच मौजूद था, लेकिन बाद में आध्यात्मिक ऊर्जा क्षीण हो गई, जिससे साधना का मार्ग पतन की ओर चला गया। अब जब आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्जीवित हो रही है, तो मुझे लगता है कि जल्द ही दुनिया में विभिन्न साधना तकनीकें फिर से प्रकट होंगी। मागो और उसका शिष्य एक बार फिर हिल गए और काफी देर तक शांत नहीं हो पाए। उनकी हैरानी देखकर लू किंग ने आगे बोलना बंद कर दिया और उन्हें खबर को समझने का समय दिया। आखिरकार मार्शल आर्ट की दुनिया से साधना की दुनिया में अचानक बदलाव को स्वीकार करने में किसी को भी समय लगेगा। डॉक्टर लू किंग, जब आपने शियाओ यान से कहा था कि आप उसे उड़ना सिखाएंगे, तो क्या आपने सच में ऐसा कहा था? वेई जियान ने अचानक पूछा। शियाओ यान ने तुरंत अपने भाई की ओर देखा। हाँ, जब तक शियाओ यान लगन से अभ्यास करती रहेगी, भविष्य में उसके लिए उड़ना सीखना असंभव नहीं होगा। लू किंग ने सिर हिलाया। वेई जियान की आंखें चमक उठीं। डॉक्टर लू किंग, क्या मैं भी? क्या आप उड़ना भी सीखना चाहते हैं? वेई जियान ने जोर से सिर हिलाया। हवा में उड़ना और आसमान में ऊंचाइयों को छूना, भला कौन ऐसा नहीं चाहेगा? यह असंभव नहीं है। जब तक आप कड़ी मेहनत से अभ्यास करते हैं और दिव्य लोक में प्रवेश करते हैं, मैं आपको भी सिखा सकता हूँ, लू किंग ने सीधे कहा। अगर वेई जियान सचमुच दिव्य लोक तक पहुंच सकता है, तो यह उसकी असाधारण प्रतिभा का प्रमाण होगा। उसे कुछ साधना तकनीकें सिखाना कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है डॉक्टर लू किंग, मैं जमकर अभ्यास करूंगा। लू किंग के वादे से वेई जियान बेहद खुश हुआ और उसने लगन से अभ्यास करने और दिव्य लोक तक पहुंचने का दृढ़ संकल्प लिया। ये देखकर मागो को बेहद खुशी हुई। जहां तक स्वयं की बात है, उसे ऐसी कोई अपेक्षा नहीं थी। वह अपनी प्रतिभा से भलीभांति परिचित था। यदि वह आंतरिक अंगों के क्षेत्र तक पहुंचकर मार्शल ग्रैंडमास्टर के स्तर को छू लेता, तो वह संतुष्ट हो जाता। पूर्व दिव्य क्षेत्र तो ऐसी चीज थी जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। यदि वेई जियान पूर्व दिव्य योद्धा बन जाता, तो एक गुरु के रूप में उसे कोई खेद नहीं होता। बूढ़े डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए ये सब देखा और लू किंग के फैसले में कोई दखल नहीं दिया।
गुरुजी, चूंकि संरचनाएं अंकित हो चुकी हैं, तो क्या हमें वापस लौटना चाहिए या सीधे अझोउ से होकर जाना चाहिए? लू किंग ने पूछा। बूढ़े डॉक्टर ने कुछ देर सोचा और अंत में कहा, चलो वापस चलते हैं। चूंकि गाड़ी की गति इतनी बढ़ गई है, इसलिए लंबा रास्ता लेने पर भी हमें देर नहीं होनी चाहिए। अझोउ अभी भी गाड़ियों के लिए उपयुक्त नहीं है। स्वयं देखने से पहले बूढ़े डॉक्टर को यह एहसास नहीं था कि अझोउ का इलाका कितना खतरनाक था। संकरे पहाड़ी रास्तों को देखते हुए, यहाँ तक कि चट्टानों की बनावट को देखते हुए भी गाड़ी का गुजरना आसान नहीं था। इसके अलावा गहरे पहाड़ों में दूषित हवाएं और जहरीले कीड़े मकोड़े भी मौजूद थे, जिससे खतरा और बढ़ जाता था। अगर यह सामान्य समय होता तो शायद बूढ़े डॉक्टर को घूमने में दिलचस्पी होती, लेकिन अब उनकी प्राथमिकता जल्द से जल्द झोंझों पहुंचना थी, इसलिए इधर उधर भटकना ठीक नहीं था। ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करते हैं, लू किंग ने सिर हिलाया। उन्हें वापस जाना भी पसंद था। निर्णय हो जाने के बाद सभी लोग सामान पैक करने लगे और रवाना होने की तैयारी करने लगे। जब लू किंग को छोड़कर बाकी सभी लोग गाड़ी में बैठ गए तो बाकी सब थोड़े उत्साहित थे। बूढ़े डॉक्टर, कसकर पकड़ो। रथ के आगे बैठे मागो ने चिल्लाते हुए चाबुक को झटका दिया। दोनों बलवान घोड़े उत्साह से हिनहिनाए और अपने खुर उठाकर आगे दौड़ पड़े। जैसे ही गाड़ी चलने लगी, गाड़ी पर बनी संरचनाओं से एक अजीब सी शक्ति उभरी, जिसने गाड़ी और घोड़ों को घेर लिया, जिससे गति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। गति में अचानक वृद्धि के कारण गाड़ी के अंदर पीछे की ओर एक जोरदार खिंचाव बल उत्पन्न हुआ। लू किंग और बूढ़ा डॉक्टर अपनी साधना के बल पर स्वाभाविक रूप से अप्रभावित रहे और स्थिर बैठे रहे, लेकिन शाओ यान और वेई जियान, जिनमें ऐसी साधना का अभाव था, लगभग पीछे की ओर गिर पड़े। उसी क्षण गाड़ी में हल्की हवा का प्रवाह हुआ, जिसने उनके शरीर को धीरे से अपनी जगह पर टिकाए रखा। डॉक्टर लू किंग, यह क्या है? हल्की हवा के प्रवाह को महसूस करते हुए वेई जियान ने आश्चर्य से पूछा। ये ब्रीज फॉर्मेशन का प्रभाव है, लू किंग मुस्कुराए। जैसा कि नाम से पता चलता है, ब्रीज फॉर्मेशन हवा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह न केवल हमारी गाड़ी की गति बढ़ाता है, बल्कि अंदर बैठे लोगों को अचानक होने वाले बदलावों से भी बचाता है। मैं समझ गया। संरचनाओं का यह मार्ग वास्तव में अद्भुत है, वेई जियान ने कहा। जादुई संरचनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करने के बाद वेई जियान का लगन से अभ्यास करने का संकल्प और भी मजबूत हो गया। यदि वह दिव्य लोक तक पहुंच सकता, तो वह ऐसी अविश्वसनीय तकनीकों में भी महारत हासिल कर सकता था। वेई जियान की प्रशंसा सुनकर लू किंग मुस्कुराया। अगर यह किसी साधारण साधक की ब्रीज फॉर्मेशन होती, तो इसमें इतने सारे रूप नहीं होते। आखिर ब्रीज फॉर्मेशन तो एक बुनियादी फॉर्मेशन ही थी, लेकिन लू किंग ने अपनी गणनाओं और संशोधनों के बाद रथ पर जो फॉर्मेशन उकेरी थी, उनमें काफी सुधार आ गया था। ये सब उसकी भौहें के एक्यू पॉइंट में स्थित सोल रूम के कारण संभव हुआ था। लू किंग को एहसास हुआ कि सोल रूम के प्रभाव से उसकी फॉर्मेशन न केवल परिपूर्ण थी, बल्कि उनमें आत्मा का अंश भी समाहित था, जिससे वे और भी अधिक प्रभावी हो गई थीं। ये दिव्य रूम संप्रदाय की विरासत की असली शक्ति है। आत्मा रूम को संघनित करने के बाद निर्मित संरचनाएं और ताबीज दोनों ही साधारण साधकों की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। लू किंग ने मन ही मन सोचा। वह अक्सर सोचता था कि दिव्य रूम संप्रदाय की साधना विधि इतनी कठिन क्यों है, अन्य साधना विधियों से भी अधिक कठिन। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि दिव्य रूम संप्रदाय की असली शक्ति आत्मा रूम में निहित है। आत्मा रूम रखने वाले साधारण साधकों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रूम शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। संरचनाओं की शक्ति से मागो के नियंत्रण में रथ तेजी से आगे बढ़ रहा था। यदि कोई बाहर से देख रहा होता, तो उसे लू किंग का रथ नीली हवा के प्रवाह में घिरा हुआ तेज और रहस्यमय ढंग से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता। कुछ ही समय बाद वे युनझोउ लौट आए और उस छोटे से गांव के बाहर पहुंचे जहां वे पिछले दिन रुके थे। इस बार वे रुके नहीं, बल्कि एक नई दिशा चुनकर तेजी से निकल गए। इस प्रकार गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी। शाम होते होते वे युनझोउ से निकलकर एक अन्य बड़े राज्य में प्रवेश कर चुके थे। अध्याय 253। भाई लू किंग, गठन द्वारा आशीर्वादित ये रथ वास्तव में चमत्कारिक है। मैंने अनुमान लगाया है कि आज हम कम से कम 1000 मील से अधिक की यात्रा कर चुके हैं। शाम को जंगल में विश्राम करते समय मागो ने विस्मय व्यक्त किया। एक दिन में 1000 मील की दूरी तय करना, ये वास्तव में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। उसने उन शानदार, पसीने से लथपथ घोड़ों की कहानियां सुनी थीं जो एक दिन में 1000 मील की दूरी तय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन, जिस गाड़ी को वे खुद चला रहे थे, वह ऐसा चमत्कारिक कारनामा कर दिखाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे दिन दौड़ने के बाद भी गाड़ी खींचने वाले दोनों शानदार घोड़े बहुत थके हुए नहीं लग रहे थे। वे अब भी आराम से सड़क किनारे की घास चर रहे थे। ये स्पष्ट था कि दिन भर की दौड़ का उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ा था। इसके अलावा बनावट के कारण गाड़ी उबड़ खाबड़ सड़कों पर भी नहीं हिलती थी, इसलिए यात्रा से उतनी थकान महसूस नहीं हुई जितनी पहले होती थी। ये कुछ भी नहीं है, लू किंग मुस्कुराया। प्राचीन काल में ऐसा कहा जाता था कि अमर लोग उड़ने वाली कलाकृतियों का निर्माण कर सकते थे जो हवा पर सवार होकर आकाश में उड़ सकती थीं और पल भर में सैकड़ों मील की यात्रा कर सकती थीं। ऐसी गति को सचमुच अमर कलाकृति कहा जा सकता है। हालांकि रथ पर लू किंग द्वारा उत्कीर्ण 3 आकृतियां थीं जो इसे असाधारण शक्ति प्रदान करती थीं, मानो किसी खजाने के समान हो। फिर भी वास्तव में इसकी सामग्री के कारण इसे खजाना नहीं कहा जा सकता था। यह कोई जादुई कलाकृति भी नहीं थी। अधिक से अधिक इसमें खजाने के कुछ गुण मौजूद थे। असली खजानों या जादुई कलाकृतियों की तुलना में यह अभी भी कहीं अधिक निम्न स्तर का था।
हवा के झोंकों पर सवार होकर आकाश में उड़ते हुए, पलक झपकते ही सैकड़ों मील की दूरी तय करते हुए। लू किंग के वर्णन को सुनकर न केवल मागो बल्कि बूढ़े डॉक्टर को भी आश्चर्य और लालसा का अनुभव हुआ। वे ये कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पाए कि ऐसा दृश्य कितना बेफिक्र और रोमांचकारी होगा। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने तंबू लगाना और रात का खाना तैयार करना शुरू कर दिया। भाई, शियाओली अभी तक क्यों नहीं जागी? जब लू किंग ने रात का खाना तैयार कर लिया और सबको खाने के लिए बुलाया तो शियाओली को गोद में लिए हुए शियाओ यान ने चिंता से पूछा। बीस्ट स्पिरिट फ्रूट का सेवन करने के बाद से शियाओली गहरी नींद में सो रहा था और भोजन के लिए भी नहीं जागा था। आमतौर पर वह भोजन के समय लू किंग से सूखी मछली के लिए हमेशा विनती करता था, लेकिन पिछले 2 दिनों से यह बिना जागने के संकेत दिए सो रहा था, जिससे जियाओ यान बहुत चिंतित की। लू किंग ने शियाओली को गोद में उठा लिया, जो अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके संवेदन किया और फिर जांच करने के लिए अपनी क्षमताओं को सक्रिय किया। उन्होंने शियाओ यान को आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो, शियाओली अभी भी औषधीय गुणों को पचा रहा है। वह ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिनों में जाग जाएगा। और 2 या 3 दिन। शियाओली के ठीक होने की खबर से शियाओ यान को राहत तो मिली, लेकिन फिर भी वह थोड़ी उदास महसूस कर रही थी। पिछले 2 दिनों से जब शियाओली सो रही होती थी तो उसके साथ शतरंज खेलने वाला कोई नहीं होता था। चिंता मत करो, जब शियाओली जाग जाएगी तो वह तुम्हारे साथ फिर से खेल सकेगी। लू किंग गाड़ी तक गई और धीरे से शियाओली को उसके छोटे से घोंसले में रख दिया। सच कहूं तो उसे उम्मीद नहीं थी कि शियाओली इस बार इतनी देर तक सोएगी। हालांकि जब उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से महसूस किया तो उसे जियाओली के भीतर छिपी एक शक्तिशाली ऊर्जा का आभास हुआ। उनकी क्षमताओं से मिली जानकारी से ये भी संकेत मिलता है कि जियाओली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि बीस्ट स्पिरिट फ्रूट वास्तव में इसके लिए अत्यधिक प्रभावी था, अन्यथा यह इतने लंबे समय तक रूपांतरित नहीं होता। वह सोच रहा था कि इस रूपांतरण के बाद शियाओली की शक्ति किस स्तर तक पहुंच जाएगी। लू किंग को इसका बेसब्री से इंतजार था। बीस्ट स्पिरिट फ्रूट का सेवन करने से पहले जियाओली की ताकत आंतरिक अंगों के स्तर के विशेषज्ञों को आसानी से मारने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ तक कि मार्शल ग्रैंडमास्टर भी इसकी गुप्त क्षमता का मुकाबला नहीं कर सके। ये कहा जा सकता है कि लू किंग जैसी कुछ अपवादों को छोड़कर जन्म के बाद के क्षेत्र में जियाओली लगभग अजेय थी। इसलिए लू किंग ये देखने के लिए काफी उत्सुक थी कि इस बार जागने के बाद शियाओली में क्या बदलाव आएंगे। इसी आशंका के साथ अगले दिनों में यात्रा के दौरान लू किंग ने शियाओली की स्थिति पर कड़ी नजर रखी। उसने देखा कि शियाओली के भीतर की ऊर्जा और अधिक मजबूत हो गई और उसके बाल काली लपटों की तरह और भी गहरे और गहन हो गए। अंततः तीसरे दिन की शाम को जब वे रात का खाना खा रहे थे, अचानक एक आकृति गाड़ी से बाहर निकली और तुरंत लू किंग के सामने प्रकट हुई। उसकी 2 बड़ी बड़ी आंखें नम थीं और वह दयनीय भाव से उसे देख रहा था। कटोरा पकड़े हुए लू किंग का हाथ रुका। शियाओली, तुम जाग गई हो? वह हैरान था क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला था कि शियाओली जाग गई है। अभी अभी हुई अचानक हलचल भी बिना किसी चेतावनी के थी, जिससे वह लगभग अचंभित रह गया। बूढ़े डॉक्टर के चेहरे पर भी सदमे के भाव दिखाई दिए। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। लू किंग की तरह उसने भी शियाओली की गतिविधियों को पहले से नहीं भांप लिया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने शियाओली से एक खतरनाक आभा को महसूस किया। इससे यह संकेत मिलता है कि शियाओली अब कुछ हद तक उसके लिए खतरा पैदा करने में सक्षम थी। जियोली, तुम जाग रहे हो? शियाओ यान बेहद खुश थी और अगर उसके हाथ में कटोरा न होता तो वह दौड़कर उसे गले लगा लेती। शियाओली ने सिर हिलाया, लेकिन फिर भी दयनीय लग रहा था। अपने छोटे से पंजे से लू किंग के कपड़े खींच रहा था। क्या तुम्हें भूख लगी है? कुछ खाना चाहते हो? शियाओली के साथ इतना समय बिताने के बाद लू किंग को इसका अर्थ तुरंत समझ आ गया। शियाओली ने फिर से सिर हिलाया। मैं तुम्हारे लिए कुछ सूखी मछली ला दूंगा। लू किंग तुरंत गाड़ी के पास गई और जल्दी से सूखी मछली का एक बड़ा कटोरा बाहर लाकर शियाओली के सामने रख दिया। शियाओली की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत झपट्टा मारकर सूखी मछली को बड़े बड़े निवालों में चट कर लिया। ऐसा प्रतीत होता था कि नींद के दिनों ने इसे वाकई बहुत भूखा कर दिया था। लू किंग ने इसमें कोई दखल नहीं दिया और चुपचाप अपनी क्षमता को सक्रिय करते हुए शियाओली का अवलोकन किया। उसने देखा कि शियाओली के शरीर से शक्ति का एक घना सुनहरा प्रकाश निकल रहा है। नाइट स्पिरिट लिंक्स, पूर्व आकाशीय आत्मा पशु, किशोर, मादा, बेहद तेज, नुकीले पंजों के साथ जो पत्थर तोड़ सकते हैं और धातु काट सकते हैं, हर चीज को चीर सकते हैं। पशु आत्मा फल को परिष्कृत करने के बाद इसकी वंश परंपरा विकसित और रूपांतरित हो गई, जिससे यह एक पूर्व आकाशीय आत्मा पशु बन गया और इसकी वंश परंपरागत विरासत सक्रिय हो गई। वंश परिवर्तन के बाद इसकी प्रतिभा भी एक दिव्य क्षमता में विकसित हो गई। इसके फर अंतरिक्ष को विकृत करने, पूरी तरह से अंधेरे में विलीन होने और सभी निशानों को छिपाने में सक्षम है। किंवदंती है कि रात्रि आत्मा लिंक्स को मछलियां बहुत पसंद होती हैं, लेकिन वह स्वभाव से पानी से डरती है और मछलियों को देखते ही आहें भरती है। शियाओली द्वारा दी गई जानकारी को पढ़ने के बाद लू किंग बेहद प्रसन्न हुई। बीस्ट स्पिरिट फ्रूट को परिष्कृत करने के बाद जियाओली में वास्तव में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। अब यह एक पूर्व दिव्य आत्मा पशु बन चुका था और इसकी प्रतिभा भी विकसित हो चुकी थी।
लू किंग को याद आया कि जियाओ ली की पिछली प्रतिभा केवल एक ऐसी क्षमता थी जो प्रकाश को विकृत कर सकती थी और उसके निशानों को छिपा सकती थी, लेकिन जब पूर्व आकाशीय स्तर के विशेषज्ञों का सामना करना पड़ा तो यह उनकी आध्यात्मिक समझ से बच नहीं सका। हालांकि अब मिली जानकारी से पता चला है कि जियाओ ली की प्रतिभा एक दिव्य क्षमता में विकसित हो गई थी। अब यह न केवल प्रकाश को विकृत कर सकता था बल्कि स्थान को भी विकृत कर सकता था, पूरी तरह से अंधेरे में छिप सकता था और सभी निशानों को मिटा सकता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने पहले शियाओ ली की गतिविधियों को महसूस नहीं किया था, क्योंकि उसमें इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुका था। अंतरिक्ष को विकृत करने की ऐसी भयावह प्रतिभा के साथ एक बार छिप जाने पर शीर्ष स्तर के पूर्व खगोलीय विशेषज्ञ भी जियाओ ली की उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा मिली जानकारी के अनुसार जियाओ ली ने अपनी वंशानुगत विरासत को सक्रिय कर लिया था। उसे इसके बारे में उससे पूछने के लिए कुछ समय निकालना होगा, क्योंकि इसमें शियाओ ली के रहस्य शामिल थे। इसलिए लू किंग ने सबके सामने इस बदलाव के बारे में पूछताछ नहीं की। अगली सुबह वह शियाओ ली को एक सुनसान घाटी में ले गया। शियाओ ली, बीस्ट स्पिरिट फ्रूट को परिष्कृत करने के बाद क्या तुम्हें कोई फर्क महसूस होता है? शियाओ ली ने अपना सिर झुकाया और एक पल के लिए सोचा। अचानक उसके बाल तेजी से हिले और लू किंग की आंखों के सामने धीरे धीरे गायब हो गए। क्या यह आपकी नई विकसित दिव्य क्षमता है? लू किंग के माथे के एक्यू पॉइंट से आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह हुआ। फिर उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में शियाओ ली की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा था। आसपास सब कुछ शांत और सामान्य था। अगर उसने अपनी आंखों से शियाओ ली को गायब होते हुए न देखा होता तो उसे कभी यह ख्याल भी नहीं आता कि कोई अनोखा आध्यात्मिक जानवर आसपास ही छिपा हुआ है। अचानक लू किंग को अपने आसपास एक हल्का सा स्थानिक उतार चढ़ाव महसूस हुआ। यदि उनकी असाधारण रूप से मजबूत और अद्वितीय आध्यात्मिक शक्ति न होती तो शायद उन्हें इसका पता भी न चलता। तभी उसे अपने कंधे पर हल्का सा भार महसूस हुआ। सिर घुमाकर उसने देखा कि शियाओ ली उसके कंधे पर खड़ी है और उसकी प्रशंसा की प्रतीक्षा में आशा भरी निगाहों से उसे देख रही है। लू किंग ने दिल खोलकर तारीफ की। अद्भुत शियाओ ली, तुम्हारी प्रतिभा जिस तरह से विकसित हुई है उससे तो पूर्व दिव्य स्तर के मार्शल आर्टिस्टों को भी तुम्हारी उपस्थिति का पता लगाना मुश्किल होगा। शियाओ ली ने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया और गर्व भरी मुद्रा में अपने अगले पंजे अपनी कमर पर रख लिए। उसकी मानवीय हरकतों को देखकर लू किंग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उसने उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा, तुम धीरे धीरे शियाओ यान की तरह होते जा रहे हो। शियाओ यान अक्सर इसी तरह से अपनी कमर पर हाथ रखकर गर्व से डींगे मारती थी। दोनों छोटे बच्चे इतना समय एक साथ बिताते थे कि उनका व्यवहार एक जैसा हो गया था। वैसे शियाओ ली, तुम्हारी प्रतिभा और भी अधिक प्रभावशाली होने के अलावा क्या तुम्हें कोई और अजीब बदलाव महसूस हो रहा है? जियाओ ली ने अपना सिर झुकाया और फिर से सोचने लगा। कुछ देर बाद उसकी आंखें चमक उठी और वह लू किंग को कुछ बताने के लिए अपने पंजे हिलाने लगा। हालांकि जो संदेश वह देना चाहता था वह इतना जटिल था कि लू किंग भी उसे एक बार में पूरी तरह से समझ नहीं पाए। तुम्हारा मतलब है तुम्हारे मन में अचानक कुछ चीजें प्रकट हुईं, जैसे कि वो साधना विधियां जो मैंने शियाओ यान को सिखाई थीं। शियाओ ली ने सिर हिलाया और फिर रेत पर लिखना जारी रखा। और आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में जो तरीके हैं वे आपके बहुत करीब हैं और बहुत मददगार हैं? शियाओ ली ने फिर से सिर हिलाया और लिखना जारी रखा। आप जानना चाहते हैं कि क्या करना है? लू किंग ने सोच विचार करते हुए पूछा। क्या आप अपने मन में मौजूद तरीकों को लिख सकते हैं? जियाओ ली ने अपना सिर हिलाया। लू किंग भी यही सोचती थी। शियाओ ली के दिमाग में मौजूद विधियां शायद उसके वंश से आई थीं और हो सकता है कि वे सरल ग्रंथ न हों जिनका वर्णन किया जा सके। दुर्भाग्य से शायद इसलिए कि जियाओ ली ने अभी तक तरीके नहीं सीखे थे। यहाँ तक कि जब उसने अपनी क्षमता को सक्रिय किया तब भी उसे अनुकरण करने और तरीकों को डाउनलोड करने के लिए कोई संकेत नहीं दिखाई दिए। अन्यथा वह अपनी क्षमता का उपयोग करके जियाओ ली को यह विश्लेषण करने में मदद कर सकता था कि क्या उन तरीकों में कोई समस्या थी। हालांकि कुछ देर सोचने के बाद लू किंग ने कहा, चूंकि ये विधियां तुम्हारे वंश के विकास के बाद प्रकट हुई, इसलिए ये तुम्हारे वंशानुक्रम का हिस्सा होनी चाहिए। शियाओ ली, तुम इनका अभ्यास कर सकते हो। शियाओ ली की आंखें चमक उठीं। हालांकि उसे अपने दिमाग में मौजूद तरीके बहुत परिचित लग रहे थे, फिर भी वह इस रहस्यमय चीज से थोड़ा डरा हुआ था। अब जब लू किंग ने कह दिया था कि सब ठीक है तो अचानक बहुत अधिक सुकून महसूस हुआ। लू किंग के लंबे समय के युद्ध साथी के रूप में जियाओ ली को अच्छी तरह पता था कि वह कितना दुर्जेय था। चूंकि उन्होंने कहा कि यह ठीक है, इसलिए इसे बिना किसी चिंता के उगाया जा सकता है। आप खेती शुरू कर सकते हैं। अगर कोई समस्या हो तो मैं आपको समय रहते याद दिला दूंगा। लू किंग का अनुमान था कि एक बार जब जियाओ ली अपने दिमाग में मौजूद तरीकों को सीख लेगा तो वह उनका अनुकरण और डाउनलोड करने में सक्षम हो सकता है। तब तक वह उन विधियों के रहस्यों को समझ चुका होगा। इससे शियाओ ली के मूल का पता लगाने में भी मदद मिल सकती है। लू किंग को हमेशा से ही शियाओ ली के मूल के बारे में जानने की उत्सुकता रही थी। विशेष रूप से इस वंश के विकास के बाद जियाओ ली की दिव्य क्षमता ने उसे अपनी असाधारण पृष्ठभूमि का एहसास कराया। दुर्भाग्यवश जियाओ ली को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह ज्यूली गांव के पीछे पहाड़ों में कैसे प्रकट हुआ और उसे जागने से पहले की घटनाओं की कोई याद नहीं थी। इससे लू किंग के लिए जांच करना मुश्किल हो गया। हालांकि जियाओ ली द्वारा अपनी वंशानुगत क्षमता को सक्रिय करने से उसे आशा की एक किरण मिली। लू किंग को सहज रूप से महसूस हुआ कि जियाओ ली की असाधारण पृष्ठभूमि में कुछ प्राचीन रहस्य छिपे हो सकते हैं। बेशक ये सिर्फ उसकी अटकलें थीं, इसलिए उसने शियाओ ली को नहीं बताया था।
इसके बाद उसने शियाओ ली की ताकत का परीक्षण किया। प्रीसेलेस्टियल स्पिरिट बीस्ट बनने के बाद उसकी प्रतिभा एक दिव्य क्षमता में विकसित हो गई। इसकी गति और आक्रमण क्षमता भी दोगुनी हो गई। विशेष रूप से इसके पंजे और दांत, जो पहले से ही अविनाशी थे, अब पत्थर और धातु को और भी आसानी से काट सकते थे। लू किंग ने स्वर्ग के उल्कापिंड लोहे का एक टुकड़ा निकाला और जियाओ ली उसे खरोंच भी सकता था। स्वर्ग के उल्कापिंड लोहे पर मौजूद खरोंचों को देखकर लू किंग चकित रह गया। हालांकि उसने जो स्वर्ग का उल्कापिंड लोहा निकाला था वह न तो परिष्कृत था और न ही उस पर कोई मंत्र अंकित थे, फिर भी उसकी भौतिक शक्ति ही अधिकांश हथियारों से श्रेष्ठ थी और दिव्य हथियारों के तुलनीय थी। अगर जियाओ ली उसे खरोंच भी सकती थी तो इसका मतलब था कि उसके पंजों से दिव्य हथियार भी क्षतिग्रस्त हो सकते थे। वाकई भयावह। अध्याय 254 वूश वूश वूश। घाटी में जियाओ ली की आकृति लू किंग के चारों ओर झिलमिलाती रही। समय समय पर वह अपने पंजे से हवा को चीरते हुए ब्लेड जैसी तेज हवाएं उत्पन्न करता और लू किंग पर हमला करता। लू किंग ने 1000 गुना कीमती तलवार पकड़ी हुई थी। उसकी कलाई थोड़ी सी हिली और उसने आसानी से उन हवा की तलवारों को चकनाचूर कर दिया। हाँ, लू किंग शियाओ ली के साथ अभ्यास कर रही थी। साथ ही जियाओ ली की ताकत की सीमा का परीक्षण करने के लिए उसने उसे बिना किसी चोट की चिंता किए खुलकर हमला करने दिया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह छोटा लड़का अभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। शियाओ ली, सिर्फ इन हवा के ब्लेडों के भरोसे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मुझे कुछ असली हुनर दिखाओ, लू किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वूश। जैसे ही उसने बात की, शियाओ ली अचानक लू किंग के बाईं ओर प्रकट हो गई। उसके पंजे ठंडी रोशनी से चमक रहे थे, जिससे लू किंग की त्वचा में हल्की झुंझुनी सी महसूस हुई। शियाओ ली के पंजे लू किंग के शरीर तक पहुंचने ही वाले थे। नाजुक क्षण में लू किंग की तलवार ने एक गहरी दिशा में प्रहार किया और ठीक समय पर शियाओ ली के पंजों को रोक दिया। स्विश। बिना किसी संदेह के लू किंग के हाथ में मौजूद 1000 गुना कीमती तलवार को शियाओ ली के अविश्वसनीय रूप से तेज पंजों ने पलक झपकते ही काट दिया। इस मामूली बाधा के बावजूद लू किंग फुर्ती से पीछे हट गया, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि वह शियाओ ली के हमले की सीमा से बाहर निकल गया है, शियाओ ली की आकृति फिर से एक पल के लिए प्रकट हुई और हवा में गायब हो गई। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह लू किंग से 1 फुट की दूरी पर था। उसने हल्के से उसकी गर्दन पर वार किया, बालों का एक गुच्छा काट दिया और फिर एक शाखा पर बैठने के लिए पीछे हट गया और अपने हमले बंद कर दिए। प्रभावशाली। लू किंग ने गिरते हुए बालों के गुच्छे को पकड़ा और प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। शियाओ ली की गति वास्तव में आश्चर्यजनक थी। उसकी मायावी जन्मजात जादुई शक्ति के साथ मिलकर लू किंग भी अपने तुरुप के पत्तों का उपयोग किए बिना उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। आउच टिल्डा। शियाओ ली ने हल्की सी चीख मारी और गर्व से अपनी छाती फुला ली। तुम, लू किंग ने सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, लेकिन शियाओ ली, तुम्हारी गति और पंजे भले ही जबरदस्त हों, पर अजेय नहीं हैं। इस दुनिया में कुछ ऐसी विशेष तकनीकें और तरीके हैं जो तुम्हें रोक सकते हैं। तुम्हें ज्यादा आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelai.net वेबसाइट खोजें। शियाओ ली ने लू किंग को असमंजस भरी नजरों से देखा, मानो उसे उस पर विश्वास ही न हो रहा हो। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? ठीक है, फिर से मुझ पर हमला करो। लू किंग मुस्कुराया। वूश। जियाओ ली फिर से गायब हो गई, छुपकर लू किंग पर झपट पड़ी। लू किंग की मुस्कान बरकरार रही, लेकिन जैसे ही शियाओ ली गायब हुआ, उसके शरीर पर एक पीली रोशनी चमक उठी। अगले ही पल उसके सामने एक पंजा प्रकट हुआ और उसके कंधे पर वार किया। लेकिन जैसे ही यह प्रकट हुआ, ये हवा में ही थम गया और आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया। तभी जियाओ ली की आकृति भी हवा में लटकी हुई दिखाई दी। उसकी आंखों में सदमा और भ्रम के भाव थे। वह ये समझने में असमर्थ प्रतीत हो रहा था कि लू किंग ने उसे कैसे पकड़ लिया था। देखा, लू किंग ने अपनी उंगली से शियाओ ली के सिर पर थपथपाते हुए कहा, तुम्हारी गति तो तेज है, लेकिन तुम्हारी ताकत में कमी है, केवल औसत पूर्व दिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के बराबर है। यदि आपका सामना मेरे जैसे विशेष विधियों वाले वास्तव में शक्तिशाली पूर्व दिव्य विशेषज्ञों से हो, या मेरे गुरु जैसे किसी ऐसे गुरु से हो जिन्होंने पूर्व दिव्य क्षेत्र को समझ लिया हो, तो उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाकर वे आपसे भयभीत नहीं होंगे और यहाँ तक कि आपको बंदी भी बना सकते हैं। तुम्हारे पंजे हालांकि अविश्वसनीय रूप से तेज हैं और किसी भी चीज को काट सकते हैं, फिर भी इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि ऐसे अदृश्य क्षेत्रों को चीर सकें। लू किंग ने अपने चारों ओर मौजूद भूचुंबकीय क्षेत्र को वापस ले लिया, जिससे शियाओ ली का शरीर धीरे से नीचे गिर गया। उसकी आंखों में अभी भी चिंतन का भाव झलक रहा था। ये देखकर लू किंग ने उसे परेशान नहीं किया। हालांकि जियाओ ली बेहद बुद्धिमान था, लेकिन उसका दिमाग सरल था और उसमें युद्ध का अनुभव नहीं था। ये समय उसके लिए एक छोटा सा सबक था, ताकि बढ़ती ताकत के साथ वह अहंकारी न हो जाए। आखिरकार बदलते समय में कौन जानता है कि किस तरह के भयानक प्राणी प्रकट हो सकते हैं। आवश्यक सतर्कता बेहद जरूरी थी। कुछ देर सोचने के बाद जियाओ ली ने अचानक अपना सिर उठाया और लू किंग की पैंट को खींच लिया। लू किंग उसकी आंखों में छिपे अर्थ को समझ गया। तुम अपने युद्ध कौशल का अभ्यास करने के लिए मुझसे अक्सर मुकाबला करना चाहते हो? जियो ली ने सिर हिलाया। ठीक है, दरअसल शियाओ ली, तुम्हारी जन्मजात जादुई शक्ति बेहद शक्तिशाली है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो शायद मेरा भूचुंबकीय क्षेत्र भी तुम्हें रोक न पाए। लू किंग ने जियो ली को प्रोत्साहित करते हुए सहमति व्यक्त की, लेकिन वह सिर्फ शियाओ ली की चापलूसी नहीं कर रहा था। शियाओ ली की जन्मजात जादुई शक्ति में वास्तव में असीमित क्षमता थी जिसका उपयोग किया जा सकता था।
आखिरकार यह एक ऐसी क्षमता थी जिसमें अंतरिक्ष का संबंध था। लू किंग की समझ में अंतरिक्ष से जुड़ी कोई भी चीज कभी सरल नहीं होती। आउच टिल्डा। लू किंग का प्रोत्साहन सुनकर थोड़ा निराश हुआ शियाओ ली खुश हो गया और तुरंत उसके कंधे पर कूद गया। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। मास्टर माँ ने नाश्ता तैयार कर लिया होगा। नाश्ता करने के बाद हमें फिर से निकलना होगा। शियाओ ली के साथ लू किंग गहरी सोच में डूबी हुई गाड़ी की ओर चल पड़ी। शाओ ली के साथ अभ्यास करने के बाद उसे शाओ ली की वर्तमान ताकत के बारे में बेहतर समझ हो गई थी। दिव्य लोक की आध्यात्मिक शक्ति में विकसित होने के बाद जियाओ ली की ताकत में काफी सुधार हुआ था। उसकी गति और पंजों की तीक्ष्णता दोनों में काफी वृद्धि हो गई थी, विशेष रूप से उनकी विकसित जन्मजात जादुई शक्ति जो अत्यंत रहस्यमय थी। सक्रिय होने पर साधारण पूर्व दिव्य क्षेत्र के अभ्यासी भी शियाओ ली की गतिविधियों का पता नहीं लगा सकते थे। केवल लू किंग जैसा व्यक्ति जिसने मजबूत आत्मा संवेदन क्षमता के साथ एक आत्मा रून को संघनित किया था और अपनी आत्मा की रक्षा के लिए पृथ्वी आत्मा मन का जैसे असाधारण खजाने का मालिक था, ही शाओ ली की स्थानिक गतिविधियों को मुश्किल से महसूस कर सकता था। अन्यथा पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के महान गुरु के लिए भी जियाओ ली की शक्ति को भेदना मुश्किल होगा। अंत में यदि जियाओ ली अपनी जन्मजात जादुई शक्ति पर महारत हासिल कर ले तो वह दुनिया का सबसे खूंखार हत्यारा बन सकता है। पूर्व दिव्य क्षेत्र के शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ भी पूर्व दिव्य क्षेत्र को समझे बिना जियाओ ली के गुप्त हमलों से बच नहीं पाएंगे। इसलिए आने वाले दिनों में लू किंग ने शियाओ ली को उसकी जन्मजात जादुई शक्ति का उपयोग करना सिखाने में समय और प्रयास लगाने की योजना बनाई। जब लू किंग और शियाओ ली जंगल में वापस लौटे तब तक मागो नाश्ता तैयार कर चुकी थी और शियायान ने अपने श्वास अभ्यास पूरे कर लिए थे। नाश्ते के बाद उन्होंने अपना सामान पैक किया और फिर से रवाना हो गए। वे इस समय होंगझोउ नामक एक अपरिचित बड़े राज्य में थे। जैसे ही वे एक और बड़े राज्य को पार कर लेंगे वे आधिकारिक तौर पर झोंगझोउ में प्रवेश कर जाएंगे। उनके नक्शे और गाड़ी की गति के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि अधिकतम 3 दिनों में वे झोंगझोउ की सीमा तक पहुंच जाएंगे। शियाओ ली के जागने से सभी को राहत मिली और उन्होंने अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया। रास्ते भर उन्होंने लगभग कभी भी दूसरों के साथ बातचीत नहीं की। अपनी अनूठी सवारी के कारण उन्होंने कस्बों या गांवों में रहने के बजाय जंगल में डेरा डालना पसंद किया। हालांकि वे मुख्य सड़कों पर अन्य यात्रियों से मिलने से बच नहीं सके। जब ऐसा होता था तो मागो अक्सर घोड़ों को चाबुक मारता था, जिससे गाड़ी नीली आभा के साथ तेजी से आगे बढ़ती थी और जल्दी ही अन्य यात्रियों को पीछे छोड़ देती थी। इस दृश्य को देखने वाले लोग स्तब्ध रह गए। इस प्रकार हवा पर सवार दिव्य रथ की किंवदंती उन स्थानों पर फैलने लगी जहाँ से वे गुजरे। स्वाभाविक रूप से लू किंग और उसके समूह को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके पीछे क्या हो रहा था। उस दिन लगातार यात्रा के बाद वे अंततः रुक गए और अपने सामने के दृश्य को निसंकोच देखने लगे। दूर क्षितिज पर एक विशालकाय राजसी पर्वत श्रृंखला एक विशालकाय अजगर की तरह भूमि पर फैली हुई थी। पहाड़ों से झरने लटक रहे थे जो नीचे की ओर बहते हुए एक शानदार दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। गुरुजी, क्या ये झोंगझोउ है? वेई जियान ने घुमावदार पर्वत श्रृंखला को देखकर विस्मय से मुंह खुला रखते हुए पूछा। मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो कभी झोंगझोउ गया ही नहीं। मागो भी उतना ही स्तब्ध था और बुदबुदा रहा था। वह नक्शे का अनुसरण करते हुए मुख्य सड़क पर गाड़ी चला रहा था। किसने सोचा होगा कि उन्हें ऐसा मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा? यह निश्चित रूप से झोंगझोउ की सीमा होगी। बूढ़े डॉक्टर ने धीरे से सांस छोड़ी। अपनी युवावस्था में वह झोंगझोउ की यात्रा करना चाहता था, लेकिन विभिन्न कारणों से वह अपनी उस इच्छा को कभी पूरा नहीं कर पाया। अप्रत्याशित रूप से वृद्धावस्था में वे झोंगझोउ आने में सक्षम हुए। सामने फैली विशाल पर्वत श्रृंखला को देखकर लू किंग भी भावुक हो गया। ये पर्वत श्रृंखला जियोली गांव के पीछे स्थित 1 लाख पहाड़ों की तुलना में कहीं अधिक विशाल थी। यहाँ खड़े होकर लू किंग को महसूस हुआ कि आसपास की हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा उन बड़े राज्यों की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध थी जिनसे वे गुजरे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये दुनिया का सबसे समृद्ध और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध स्थान है। झोंगझोउ के पास पहुंचते ही आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व लगभग दोगुना हो जाता है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि झोंगझोउ के केंद्र में आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी समृद्ध होगी। लू किंग ने खुद को भाग्यशाली महसूस किया। सौभाग्यवश उनके स्वामी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए झोंगझोउ आने का निर्णय लिया, अन्यथा प्रत्यक्ष अनुभव किए बिना वह झोंगझोउ में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा की इतनी प्रचुरता की कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसकी तुलना में जिन बड़े राज्यों से वे गुजरे थे उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग न के बराबर थी। इतनी समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ अकल्पनीय प्रतिभाएं और खजाने निश्चित रूप से उभरेंगे। यहाँ के शीर्ष मार्शल आर्टिस्ट भी अपनी साधना में तेजी से प्रगति देखेंगे। अगर वे नहीं आते तो कुछ ही दिनों में वे दुनिया की पुनरुद्धार की गति से पूरी तरह पिछड़ सकते थे और कुएं की तलहटी में बैठे मेंढकों की तरह हो सकते थे। समूह वहां खड़ा होकर दूर स्थित पहाड़ों की भव्यता और सार का आनंद ले रहा था। अंततः लू किंग सबसे पहले इस स्थिति से बाहर निकली। गुरुजी, चूंकि हमें विशाल पर्वत दिखाई दे रहा है, मानचित्र के अनुसार हम एजियो ड्रैगन दर्रे पर होने चाहिए। यदि हम आगे बढ़ते रहे तो हम एजियो ड्रैगन शहर पहुंच जाएंगे। उनके पास जो नक्शा था वह वेई शानहाई ने दिया था। अपनी युवावस्था में वेई शानहाई ने झोंगझोउ सहित कई स्थानों की व्यापक यात्रा की थी और स्वाभाविक रूप से उनके पास उससे संबंधित नक्शा भी था। लू किंग ने मानचित्र पर चिन्हित दर्रे एजियो ड्रैगन पास के इतना भव्य और प्रभावशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। तो चलिए चलते हैं और जितनी जल्दी हो सके एजियो ड्रैगन सिटी पहुंचते हैं।
बूढ़े डॉक्टर ने सिर हिलाया। वे वापस गाड़ी में सवार हुए और अपनी यात्रा जारी रखी। ये कहावत पहाड़ को देखने से घोड़ा थक जाता है, ये कहावत सच साबित हुई, क्योंकि राजसी नीला ड्रैगन दर्रा हालांकि देखने में पास लग रहा था, वास्तव में लू किंग और उसके समूह से 100 मील दूर था। अपनी जादुई गाड़ी की तेज गति से भी उन्हें पहाड़ की तलहटी को मुश्किल से देखने में आधा घंटा लग गया। उसी समय उन्होंने पहाड़ की तलहटी में स्थित विशाल शहर को भी देखा। यह अवश्य ही एजियो ड्रैगन सिटी होगा। मास्टर माँ, थोड़ा धीरे चलें, शहर को देखकर लू किंग ने कहा। उसने अपने दिमाग को सक्रिय किया, जिससे गाड़ी की संरचना अस्थायी रूप से रुक गई। गाड़ी पर बनी आकृतियां उनके द्वारा उकेरी गई थीं, जिन्हें स्वचालित रूप से सक्रिय होने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन वह एक विचार से उन्हें नियंत्रित कर सकता था। वह जादुई रथ असाधारण और अद्वितीय था। एजियो ड्रैगन सिटी, जो झोंगझोऊ में प्रवेश का एक चेक पॉइंट है, में कई छिपे हुए विशेषज्ञ जरूर होंगे। जब तक उन्हें अंदर की स्थिति का अंदाजा नहीं हो जाता, तब तक शांत रहना ही समझदारी थी। जब घोड़ों की कतारें रुक गईं, तो गाड़ी बहुत भारी हो गई और घोड़े बेचैनी से हिनहिनाने लगे। लेकिन मागो पहले ही धीमा हो चुका था, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपनी गति समायोजित की और आगे बढ़ने लगे। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। जैसे ही वे एजियो ड्रैगन सिटी के पास पहुंचे, उन्हें दहाड़ने की हल्की आवाजें सुनाई दीं। गाड़ी का पर्दा उठाते ही एक ताजी नम हवा ने उनका स्वागत किया। यह उन्हीं झरनों की आवाज थी जिन्हें उन्होंने पहले देखा था, जो पहाड़ों से नीचे गिर रहे थे। इस विशालकाय ड्रैगन पर्वत श्रृंखला की तलहटी में एक शक्तिशाली नदी बहती है। पानी की आवाज सुनते हुए लू किंग ने अनुमान लगाया। गाड़ी की खिड़की से निकट आते हुए एजियो ड्रैगन सिटी को देखते हुए उसकी भौहें के एक्यू पॉइंट में मौजूद आत्मिक शक्ति में थोड़ी सी वृद्धि हुई। उसने एजियो ड्रैगन सिटी में कई शक्तिशाली आभाओं को महसूस किया। इनमें से कई आभाएं फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय के 2 महान बुजुर्गों के समकक्ष थीं। क्या वहां और भी अधिक शक्तिशाली शक्तियां मौजूद थीं? यह वह नहीं बता सकता था। पूर्व दिव्य लोक के विशेषज्ञ एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद अपनी आभा को छिपा सकते थे। अपने गुरु की तरह पूर्व दिव्य क्षेत्र को समझने के बाद वह अपनी आभा को पूरी तरह से छिपा सकता था, यहाँ तक कि अपनी आत्मा को महसूस करने की क्षमता के बावजूद। लू किंग को भी अपने गुरु के दिव्य सार का पता लगाने में कठिनाई हो रही थी। एजियो ड्रैगन सिटी की भव्यता को देखते हुए, जो कि उनके द्वारा देखी गई किसी भी राज्य की राजधानी से बड़ी और अधिक प्रभावशाली थी, ये संभावना थी कि इसमें ऐसे विशेषज्ञ मौजूद होंगे। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी और जल्द ही वे एजियो ड्रैगन सिटी के द्वार पर पहुंच गए। क्या यह एजियो ड्रैगन सिटी है? लू किंग और अन्य लोग गाड़ी से उतर गए। भव्य शहर के द्वार को देखते हुए पत्थर पर उकेरी गई तीनों आकृतियां एक उग्र और दबंग आभा बिखेर रही थीं। लू किंग को हल्की ठंड महसूस हुई। वह समझ गया था कि जिन लोगों ने उन अक्षरों को उकेरा था, वे एक उच्च कोटि के उस्ताद थे। वह अब तक देखे गए किसी भी मार्शल आर्टिस्ट से अधिक शक्तिशाली था, यहाँ तक कि उसका स्वामी भी उसके मुकाबले हीन प्रतीत होता था। जिज्ञासावश उसने अपनी क्षमता को सक्रिय किया और पात्रों को ध्यान से देखा। अध्याय 255 लू किंग ने शहर के द्वार पर अंकित 3 बड़े अक्षरों नीला ड्रैगन शहर पर ध्यान केंद्रित किया। जल्द ही पात्रों से एक विचित्र शक्ति का घना सुनहरा प्रकाश निकला। पाठ की कई पट्टियां तैरती हुई दिखाई दी। सुनहरा। लू किंग थोड़ा अचंभित हुई और उसने पाठ की पट्टियों को देखा। मौर्य संत द्वारा उत्कीर्णन। ये 3 अक्षर स्वयं पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ द्वारा लिखे गए हैं। सुलेख सुंदर है और आभा असाधारण है। इसमें सैकड़ों वर्षों तक टिकने वाली युद्ध प्रतिरक्षा शक्ति समाहित है। ऐसी अफवाह है कि इन 3 पात्रों में ही इस शीर्ष मार्शल आर्ट विशेषज्ञ की विरासत छिपी हुई है। हालांकि सैकड़ों वर्षों से कोई भी इस रहस्य को सुलझाकर विरासत प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाया है। एक संवर्धन तकनीक का पता चला है। क्या आप इसे डाउनलोड करना चाहेंगे? क्या सचमुच कोई विरासत होती है? लू किंग कुछ हद तक हैरान थी। अभी तक तो उसे बस इतना ही महसूस हुआ था कि इन पात्रों का इरादा कुछ अलग है और उसे इसका हल्का सा अंदाजा था। अप्रत्याशित रूप से वास्तव में उनके भीतर साधना की एक अंतर्निहित तकनीक छिपी हुई थी और विवरण को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि यह विरासत काफी महत्वपूर्ण थी। आखिरकार युद्ध संत की उपाधि हर किसी के बस की बात नहीं है। शहर में प्रवेश करने के लिए कई लोगों को कतार में खड़ा देखा गया और उनकी बारी आने में अभी काफी समय लगेगा। बिना ज्यादा सोचे समझे लू किंग ने तुरंत साधना तकनीक को डाउनलोड करने का विकल्प चुना। डाउनलोडिंग जारी है। वर्तमान प्रगति 1%, 2%, 3%, 98%, 99%, 100%। खेती की तकनीक डाउनलोड हो चुकी है। क्या आप इसका सिमुलेशन करना चाहेंगे? लू किंग ने इसका अनुकरण करने का विकल्प चुना। सिमुलेशन। वर्तमान प्रगति 1%, 2%, 3%, 98%, 99%, 100%। सिमुलेशन पूरा हो गया। क्या आप इसे सीखना चाहेंगे? इस बार लू किंग ने इसे सीधे सीखने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि उसे खेती की तकनीक को डाउनलोड और अनुकरण करने में थोड़ा समय लगा और कतार आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए लगभग उनकी बारी आ गई थी। शहर के द्वार पर बने ये चित्र असाधारण हैं। इस समय बूढ़े डॉक्टर ने भी आह भरी। गुरुजी, आपने भी ध्यान दिया? लू किंग को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ अपने गुरु की प्रतिभा को देखते हुए। अगर वह अक्षरों की विशिष्टता को न पहचान पाते तो यह अजीब बात होती। नगर के द्वार पर खुदे ये 3 अक्षर किसी शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट की तलवारबाजी की भावना को दर्शाते प्रतीत होते हैं। दुर्भाग्यवश मैं बहुत मंदबुद्धि हूँ। थोड़े से चिंतन के बाद मैं केवल 4-5 बिंदुओं को ही समझ पाया।
बूढ़े डॉक्टर ने आह भरी। शहर के द्वार पर बने अक्षरों पर कुछ देर विचार करने के बाद उसे लगा कि उसके भीतर छिपी तलवार की शक्ति उसके लिए काफी फायदेमंद है। वास्तव में झोंकझोंक एक ऐसा स्थान है जहां प्रतिभाशाली व्यक्तियों की भरमार है। वे अभी तक ठीक से झोंकझोंक में प्रवेश भी नहीं कर पाए थे, लेकिन एक चेकपॉइंट गेट पर लिखे अक्षरों पर विचार करने मात्र से ही उन्हें ज्ञानोदय का एहसास हुआ। ये कल्पना करना असंभव नहीं है कि झोंकझोंक की वास्तविक भूमि में कितने प्रतिभाशाली लोग और कितने उत्कृष्ट स्थान हैं। 4-5 बिंदुओं को समझ पाया। लू किंग कुछ हद तक अवाक रह गई। उनके गुरु की युद्धकला की प्रतिभा और समझ वास्तव में बहुत प्रबल थी। शहर के द्वार पर खुदे हुए अक्षरों में पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के एक शीर्ष विशेषज्ञ की अंतर्दृष्टि समाहित थी। उनके गुरु ने इतने कम समय में ही सार के 4 या 5 बिंदुओं को समझ लिया। ये वास्तव में उल्लेखनीय है। आप कहाँ से हैं? क्या आपके पास कोई रोड गाइड है? शहर में कितने लोग प्रवेश कर रहे हैं? जैसे ही लू किंग अपने गुरु की मौन कुशलता से चकित हुआ, तभी एक कर्कश आवाज सुनाई दी। लू किंग ने मुड़कर देखा तो शहर के द्वार पर कवच पहने 2 सैनिक लंबे भाले लिए खड़े थे। उनमें से दाहिना सैनिक चिल्ला रहा था। लू किंग का दिल थोड़ा सा हिल गया। यह एजियो ड्रैगन सिटी वाकई असाधारण है। यहाँ तक कि शहर के द्वार की रक्षा करने वाले दोनों सैनिक भी टेंडन्स एंड बोन्स क्षेत्र के थे, और उनमें से एक टेंडन्स एंड बोन्स क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था। हम नगर रक्षक हैं, हम कांगझोउ से हैं, कुल 5 लोग हैं। मागो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और एक छोटी पुस्तिका उसे सौंप दी। तथाकथित मार्ग निर्देशिका एक ऐसी चीज थी जो लू किंग और उसके समूह की पहचान और उत्पत्ति को साबित कर सकती थी। ये चीज आमतौर पर उपयोगी नहीं थी, लेकिन एजियो ड्रैगन पास जैसे महत्वपूर्ण चौकियों पर यह आवश्यक थी। जब तक लू किंग और उसका समूह स्वयं ही विशाल पहाड़ों को पार करके एजियो ड्रैगन दर्रे से गुजरे बिना झोंकझोंक में प्रवेश नहीं कर लेता, उनकी पहचान संबंधी रोड गाइड की व्यवस्था वेई परिवार द्वारा की गई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी। शहर के गार्ड ने इसे बंद करने से पहले बस एक नजर डाली। मार्गदर्शक सही है। 5 लोगों के लिए शहर में प्रवेश करने के लिए प्रति व्यक्ति 1 ताइल चांदी लगती है, और गाड़ी का किराया भी इसमें शामिल है। कुल मिलाकर 6 ताइल चांदी हो जाती है। भुगतान कर दीजिए और आप शहर में प्रवेश कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति 1 ताइल चांदी। मागो को शुरू में इस रकम को देखकर आश्चर्य हुआ। हालांकि कतार में खड़े अन्य लोगों को देखने के बाद उन्होंने पाया कि कोई भी आश्चर्यचकित नहीं लग रहा था, जिससे ये संकेत मिलता है कि यह प्रवेश शुल्क सामान्य था और उनके लिए जानबूझकर की गई कोई परेशानी नहीं थी। कुछ आश्वस्तता के साथ मागो ने एक पैसों का थैला निकाला और मुस्कुराते हुए उसे सौंपते हुए कहा, जी हाँ, ये रहे 6 ताइल चांदी के सिक्के, कृपया जाँच लें। शहर के रक्षक ने थैले का वजन किया, भौहें चढ़ाईं, उसे खोला और अंदर एक छोटी चांदी की ईंट देखी। फिर मुस्कुराया। उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, अच्छा, आगे बढ़ो। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो बस कह देना कि हु लाओसान तुम्हारी रक्षा कर रहा है। धन्यवाद, नगर रक्षक। मागो ने चेहरे पर खुशी लिए बार बार धन्यवाद दिया और फिर गाड़ी में वापस बैठकर उसे आगे ले जाने लगा। जैसे ही गाड़ी शहर के द्वार से गुजरी, दूसरा शहर रक्षक, जो अब तक चुप था, अचानक बोला, वह युवक, तुम शहर के द्वार पर बने तीनों पात्रों में काफी दिलचस्पी लेते हुए प्रतीत हो रहे थे। लू किंग चौंक गया। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि गार्ड उसे देख रहा है। उसने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराया। मुझे सुलेख हमेशा से पसंद रहा है। एजियो ड्रैगन सिटी के इन 3 अक्षरों को इतनी भव्यता से लिखा देखकर लगता है कि ये किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। जिज्ञासावश मैंने इन्हें कुछ देर तक ध्यान से देखा। नगर रक्षक, क्या मैंने कोई नियम तोड़ा है? आपने कोई नियम नहीं तोड़ा। बोलने वाला गार्ड एक युवा व्यक्ति था जिसकी शक्ल सूरत गरिमापूर्ण थी। लेकिन मुझे पता चला कि आप भी मार्शल आर्टिस्ट हैं, इसलिए मैं आपको चेतावनी देना चाहता था। शहर के द्वार पर लिखे शिलालेख में विशेष आशय निहित है। हालांकि वह इरादा कुछ हद तक खतरनाक है। अगर आपको उससे कुछ समझ में आ जाए तो यकीन मानिए उसका अभ्यास न करें। अन्यथा यदि भविष्य में आप पागलपन का शिकार हो जाते हैं, आंतरिक राक्षसों से ग्रस्त हो जाते हैं और आपकी साधना में बाधा उत्पन्न होती है, तो आपको बहुत देर बाद पछतावा होगा। लू किंग स्तब्ध रह गया, लेकिन कवचधारी युवक के चेहरे पर गंभीर भाव देखकर ऐसा नहीं लगा कि वह झूठ बोल रहा था। उसने एक पल सोचा, फिर हल्के से सिर हिलाया। चेतावनी के लिए धन्यवाद, मैं सावधान रहूंगा। लू किंग और उसके साथियों के शहर में प्रवेश करने और दिखाई न देने के बाद कवचधारी युवक ने अपना उदासीन रवैया फिर से अपना लिया और सभी को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि उनके बगल में बैठे हु लाओसान को दिलचस्पी हुई। युवा स्वामी जी, आपने उस युवक को शहर के द्वार पर लिखे शिलालेख को समझने से मना करने की विशेष चेतावनी क्यों दी थी? क्या आपको सच में लगता है कि वह युवक शिलालेख के रहस्य को समझ पाएगा? कौन जाने, मैंने तो उसे अक्षरों में मग्न देखा और उसे याद दिला दिया। आखिर उन्होंने हमें अतिरिक्त चांदी तो दी ही थी, है ना? कवचधारी युवक ने उदासीनता से कहा। ठीक है। हु लाओसान ने मागो द्वारा दिया गया पैसों का थैला निकाला, उसमें से चांदी की ईंटें निकालीं और कहा, युवा स्वामी जी, चूंकि कुछ अतिरिक्त है तो चलिए इसे बराबर बराबर बांट लेते हैं। 20 ताइल। कवचधारी युवक आश्चर्यचकित था। मुझे उन लोगों से इतनी उदारता की उम्मीद नहीं थी। हु लाओसान को चांदी बांटते देख कवचधारी युवक ने हाथ हिलाते हुए कहा, रहने दो, तुम इसे रख लो। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम अपनी बेटी को शुवांशिन संप्रदाय में पढ़ने के लिए भेजना चाहते हो? तुम्हें पैसों की जरूरत है। धन्यवाद, युवा गुरुजी। हु लाओसान ने मना नहीं किया और चांदी को तुरंत वापस रख दिया, मानो उनकी पिछली हरकतें सिर्फ दिखावे के लिए थीं। कवचधारी युवक ने अपना सिर हिलाया, बूढ़े लोमड़ी पर ध्यान देना बंद कर दिया और दिवास्वप्न में खोया रहा।
हु लाओसान को कोई चिंता नहीं थी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि जी परिवार का युवा मालिक उसके साथ शहर के द्वार की रखवाली क्यों करता है, लेकिन जब तक इससे उसकी कमाई में कोई बाधा नहीं आती और कभी कभार उसे सुरक्षा मिल जाती है, तब तक उसे कोई शिकायत नहीं थी। बस 100 और ताइल और मेरे पास शियाओलियान को जुवांगसिन संप्रदाय भेजने के लिए पर्याप्त धन होगा। हु लाओसान ने अपनी जेब में रखी चांदी की ईंट को छुआ और प्रसन्नता महसूस की। दिलचस्प। शहर के अंदर पहुंच चुके लू किंग ने शहर के द्वार पर हुई घटना को भांप लिया, थोड़ी दिलचस्पी दिखाई और फिर अपनी आत्मशक्ति वापस ले ली। ऐसा प्रतीत हुआ कि कवचधारी युवक ने अपनी चेतावनी में वास्तव में दयालुता दिखाई थी। लेकिन क्या शहर के द्वार पर बने चित्रों के पीछे छिपे इरादे वाकई इतने भयावह थे? उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ। लू किंग असमंजस में थी। जब उसने पहले उन पात्रों को देखा तो उसे केवल यह महसूस हुआ कि उनका इरादा असाधारण था, लेकिन उसे किसी खतरे का आभास नहीं हुआ। इसके अलावा उनके गुरु ने भी उन्हें बिना किसी समस्या के समझ लिया। क्या किरदारों के भीतर कोई और रहस्य छिपा हो सकता है? लगता है मुझे थोड़ा संभलकर इस पर अध्ययन करने की जरूरत है। लू किंग ने सोच विचार करने के बाद एक निर्णय लिया। वाह, कितना बड़ा शहर है। उसी क्षण शियाओ यान की आश्चर्यचकित आवाज अचानक सुनाई दी। लू किंग ने मुड़कर देखा तो छोटी बच्ची ने शियाओ ली को गोद में उठा रखा था और सामने के दृश्य को देखकर उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गई थीं। दूसरी ओर मागो और वेई जियान के चेहरे पर भी एक जैसे भाव थे। वे सभी उस हलचल भरे दृश्य को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। उनके सामने कई दर्जन मीटर चौड़ी एक सड़क लोगों, घोड़ागाड़ियों और गधे की गाड़ियों से भरी हुई थी। वाहनों की आवाज, फेरीवालों की आवाज और चिल्लाने की आवाज हर जगह सुनाई दे रही थी। यह मुख्य सड़क ही लू किंग द्वारा देखे गए किसी भी शहर से अधिक भव्य और समृद्ध थी। इसके अलावा दोनों ओर की ऊंची पत्थर की इमारतें भी थीं, जिन्हें लू किंग और उसके समूह ने शायद ही कभी देखा था। यह वाकई प्रसिद्ध एजियो ड्रैगन पास के लायक है। मुझे आश्चर्य है कि बाकी 3 पास कैसे होंगे। लू किंग प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। अन्य राज्यों के जो लोग झोंगझोऊ में प्रवेश करना चाहते थे, वे आमतौर पर इस मार्ग से होकर गुजरते थे। 4 पास। इन चारों दर्रों का नाम पौराणिक दिव्य जीवों के नाम पर रखा गया था। लू किंग और उनका समूह पूर्वी एजियो ड्रैगन दर्रे से होकर आया। बेशक, हालांकि 4 रास्ते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि झोंगझोऊ में प्रवेश केवल उन्हीं रास्तों से किया जा सकता है। हालांकि अन्य मार्गों का उपयोग करना कहीं अधिक जटिल होगा। केवल वही लोग ऐसे रास्ते चुनते थे जो अपनी पहचान छिपाना चाहते थे और मार्शल आर्ट में अत्यधिक कुशल थे। आम लोग दर्रों से होकर गुजरने वाले सुरक्षित मार्ग के लिए कुछ पैसे देना ज्यादा पसंद करेंगे। गुरुजी, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या हमें पहले रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए? लू किंग ने पूछा। बूढ़े डॉक्टर ने कुछ देर सोचा। पहले रहने की जगह ढूंढ लेते हैं। हम कई दिनों से सफर कर रहे हैं, सब थक गए हैं। शहर में एक दिन आराम कर लेते हैं और कल दर्रे में प्रवेश करेंगे। मुझे लगता है यह एक अच्छा विचार है। लू किंग ने सिर हिलाया। वे कई दिनों से यात्रा कर रहे थे। हालांकि साथ वाली गाड़ी ने उन्हें शारीरिक थकान से बचा लिया था, लेकिन मानसिक रूप से वे कुछ थके हुए थे। वह और उसका गुरु ठीक थे, लेकिन जियाओ यान और वेई जियान काफी थके हुए थे। विशेष रूप से मागो, जिसे बढ़ी हुई गति के कारण गाड़ी चलाने पर ध्यान केंद्रित रखना पड़ता था, जिससे उसकी बहुत सारी मानसिक ऊर्जा खर्च होती थी। अगर उन्हें पर्याप्त आराम नहीं मिला तो इससे उनकी नींव को नुकसान पहुंच सकता है। झोंगझोऊ और अन्य पूर्वी राज्यों को जोड़ने वाले एक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में एजियो ड्रैगन सिटी में एक सुविकसित वाणिज्य था। लू किंग और उसके साथियों को एक मनपसंद सराय ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि यह थोड़ा महंगा था, लेकिन अब उनके पास पैसों की कमी नहीं थी और उन्हें कीमत की परवाह नहीं थी। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। कमरे में व्यवस्थित होने के बाद लू किंग बिस्तर ठीक कर रही थी, तभी शियाओ यान और शियाओ ली आसपास खेल रहे थे। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। आह किंग, एक पल के लिए बाहर आ जाओ। क्या बात है स्वामी जी? लू किंग ने दरवाजा खोला। मेरे साथ आइए, हमें कुछ चीजों के बारे में पूछताछ करनी है, बूढ़े डॉक्टर ने कहा। ठीक है स्वामी जी, एक पल रुकिए। लू किंग कमरे में वापस आए, शियाओ यान और शियाओ ली को अंदर रहने और इधर उधर न भागने का निर्देश दिया और फिर चली गई। अपने गुरु के पीछे पीछे गली में जाते हुए लू किंग ने पूछा, गुरुजी, हम किस बारे में पूछताछ कर रहे हैं? दर्रे में प्रवेश करने के बारे में और दुनिया की हालिया स्थिति के बारे में। बूढ़े डॉक्टर ने कहा। दुनिया की क्या स्थिति है? लू किंग आश्चर्यचकित होकर बोला। हम इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके मालिक के एजियो ड्रैगन सिटी में संपर्क हो? लू किंग के मन में अचानक एक विचार आया, लेकिन बूढ़े डॉक्टर ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे दिखाने के लिए कुछ निकाला। आह किंग, क्या तुम इसे पहचानती हो? लू किंग ने देखते ही पहचान लिया। क्या यह वही जेड टोकन नहीं है जो लॉर्ड झिरुई ने आपको दिया था? हाँ, ऐसा ही है। जब हम पहले शहर में दाखिल हुए थे तो मुझे टोकन में थोड़ी हलचल महसूस हुई थी। मुझे अभी कमरे में इसका एहसास हुआ और मुझे पता चला कि यह हलचल शहर में कहीं से आ रही थी। भगवान झिरुई के अनुसार वह स्थान तियानजी टावर की एक शाखा होनी चाहिए। बिल्कुल, ये सुनकर लू किंग समझ गई। चूंकि तियानजी टावर के पास सर्वश्रेष्ठ खुफिया नेटवर्क होने का दावा किया जाता है, इसलिए सूचना एकत्र करने के लिए इसकी शाखाएं हर जगह अवश्य ही होंगी। एजियो ड्रैगन सिटी जैसे एक बड़े शहर में निश्चित रूप से इसकी एक शाखा होगी। तो हमें अब वहां चलना चाहिए। गुरुजी। अध्याय 256। जब बूढ़े डॉक्टर लू किंग के साथ जेड टोकन द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े तो वे एजियो ड्रैगन सिटी के एक विशिष्ट क्षेत्र में पहुंच गए।
एक ऊंची मीनार में काले वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति जो ध्यान कर रहे थे ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और अपने सामने रखी जेड प्लेट पर एक नजर डाली। उनके चेहरे पर एक विचित्र भाव आ गया। उसने एक पल के लिए सोचा और उसका चेहरा गंभीर होता चला गया। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने अपने बगल में पड़ी रस्सी खींची। पीतल की घंटी की मधुर ध्वनि गूंजी और कुछ ही देर बाद भूरे रंग के कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति हाथ में अबेकस लिए हुए आदरपूर्वक अंदर आया। बड़े साहब, आपके क्या आदेश हैं? एक विशिष्ट अतिथि आने वाले हैं, तैयारियां कीजिए और मेरे साथ उनका स्वागत करने चलिए, बुजुर्ग व्यक्ति ने धीरे से कहा। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, जी बुजुर्ग। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह सोचने लगा कि आखिर कौन इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है कि लोगों से कम मिलने वाले बुजुर्ग को उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए बाहर आना पड़े। क्या ये शहर के प्रमुख परिवारों में से कोई एक हो सकता है, या शायद नगर स्वामी के महल का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति? व्यवस्था करने के बाद काले वस्त्र पहने बुजुर्ग व्यक्ति मीनार से नीचे उतर गए। ज्येष्ठ अधेड़ उम्र का व्यक्ति कुछ बोलने ही वाला था कि तभी बुजुर्ग ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठा दिया। विशिष्ट अतिथि आ गए हैं, चलिए उनका स्वागत करते हैं, बुजुर्ग ने निर्देश दिया। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति आज्ञाकारी होकर बुजुर्ग के पीछे पीछे बाहर चला गया। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि बूढ़ा डॉक्टर और लू किंग हिचकिचाते हुए दरवाजे पर खड़े हैं। गुरुजी, क्या आपको यकीन है कि यही वह जगह है? लू किंग ने मीनार की ओर देखा, जो देखने में बिल्कुल साधारण लग रही थी। उस पर कोई पट्टिका भी नहीं थी और किसी भव्य संप्रदाय का मुख्यालय जैसी नहीं लग रही थी। केवल दरवाजे पर खुदा हुआ तारा चित्र ही कुछ रहस्य का संकेत दे रहा था। ये गलत नहीं होना चाहिए। जेड टोकन की गड़बड़ी इसी टावर के अंदर से आई थी, बूढ़े डॉक्टर ने जवाब दिया। जैसे ही लू किंग ने अपनी क्षमताओं का उपयोग करके जांच करने के बारे में सोचा, उसने देखा कि काले कपड़े पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसके हाथ में अबेकस था, टावर से बाहर निकले। दूर से आए मित्रों का होना इस साधारण से स्थान को सचमुच रोशन कर देता है। आदरणीय अतिथिगण, मैं, यह वृद्ध व्यक्ति, आप दोनों का अभिवादन करता हूँ। काले वस्त्र पहने उस बुजुर्ग व्यक्ति ने लू किंग और वृद्ध चिकित्सक के बोलने से पहले ही झुककर उन्हें प्रणाम किया। सर, इसका क्या मतलब है? लू किंग ने हैरानी से अपनी शक्तियों को गुप्त रूप से सक्रिय किया। मैं शुवांजिजी हूँ, एजियो ड्रैगन सिटी में तियानजी टावर शाखा का अस्थायी प्रभारी। मैं आपसे मिलने आया हूँ, काले वस्त्र पहने बुजुर्ग व्यक्ति ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। लू किंग ने अपनी क्षमताओं का उपयोग करके उनकी पहचान सत्यापित की और कोई छल नहीं पाया। हालांकि उसके चेहरे पर हैरानी का भाव बना रहा। महोदय, आपको कैसे पता चला कि हम आ रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि तियानजी टावर की गणनाएं इतनी गहन थीं कि वे उसकी और उसके गुरु की गतिविधियों की भविष्यवाणी कर सकती थीं? मैं इतना कुशल नहीं हूं कि तुम्हारी गतिविधियों का अनुमान लगा सकूं। मुझे तुम्हारे गुरु के हाथ में मौजूद जेड टोकन की वजह से पता चला। शुवांजिजी ने लू किंग के विचारों को भांपते हुए समझाया। लू किंग ने अपने गुरु के हाथ में मौजूद जेड के प्रतीक पर एक नजर डाली और समझ गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह प्रतीक दो तरफा था, जिससे दोनों पक्ष एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस कर सकते थे। इसीलिए लिन जिरुई ने कहा था कि झोंगझों पहुंचने पर वे समझ जाएंगे। मैं समझ गया। मैं लू किंग हूँ और ये मेरे गुरु हैं। नमस्कार वरिष्ठ शुवांजिजी, लू किंग ने झुककर अभिवादन किया। जी हाँ, ये लू शियालांगजुन और बूढ़े डॉक्टर चेन सोंगकिंग हैं। कृपया अंदर आइए, शुवांजिजी ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। लू किंग और बूढ़े डॉक्टर ने एक दूसरे को देखा और फिर उनके पीछे पीछे टावर में चले गए। बैठने और चाय परोसे जाने के बाद लू किंग ने एक घूंट लिया और बात शुरू की। वरिष्ठ शुवांजिजी, आप तो हमारे नाम भी जानते हैं। क्या लॉर्ड झिरुई ने ये जानकारी छोड़ी थी? हाँ, मेरे छोटे भाई झिरुई ने आपकी तस्वीरें यहाँ छोड़ी थी और कहा था कि आप 1-2 साल में आ जाएंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अभी आएंगे, शुवांजिजी ने स्पष्टवादिता से जवाब दिया। लॉर्ड झिरुई कैसे हैं? बूढ़े डॉक्टर ने चिंता से पूछा। वे उस प्रभावशाली युवक के प्रति स्नेह रखते थे। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novel_fire.net वेबसाइट खोजें। मेरे छोटे भाई ने पिछले साल सफलता हासिल की और अब वह झोंगझोउ स्थित मुख्य शाखा में एकांत साधना कर रहा है। वह जल्द ही सफलता की ओर अग्रसर होगा, शुवांजिजी ने ईमानदारी से उत्तर दिया। ओह, लॉर्ड झिरुई ने प्रीसेलेस्टियल दायरे में प्रवेश कर लिया है। लू किंग चौंक गया। पिछली बार जब उसने उसे देखा था तब वह आत्मा शोधन क्षमताओं वाला एक मार्शल ग्रैंडमास्टर था और हिडन ड्रैगन लिस्ट में लू किंग से भी ऊंचा स्थान रखता था। अगर उसने और भी आगे प्रगति की है तो वह निश्चित रूप से प्रीसेलेस्टियल दायरे में ही होगी। सचमुच, मेरा छोटा भाई हमेशा से ही असाधारण प्रतिभा का धनी रहा है। तियानजी टावर में अपनी पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट शिष्यों में से एक। उसकी सफलता की उम्मीद थी, शुवांजिजी ने प्रशंसा की। शानदार, लू किंग ने टिप्पणी की। शुवांजिजी ने चुपके से लू किंग का अवलोकन किया। उन्हें याद आया कि 2 साल पहले ये युवक भी गुप्त ड्रैगन सूची में शामिल था, जिससे काफी हलचल मच गई थी। अब 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद उन्होंने सोचा कि उसकी साधना कितनी आगे बढ़ चुकी होगी। हालांकि जब शुवांजिजी ने लू किंग की साधना को महसूस करने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि उनकी आत्मा की अनुभूति पूरी तरह अवरुद्ध हो गई थी, मानो एक घने कोहरे ने उनके बारे में सारी जानकारी छिपा रखी हो। शुवांजिजी अचंभित रह गया, क्योंकि वह जानता था कि इस तरह का छिपाव 2 बातों में से एक को दर्शाता है। या तो लू किंग अपनी आभा को पूरी तरह से छिपाने के लिए किसी विशेष गुप्त तकनीक का अभ्यास करता था, या उसके पास कोई ऐसा खजाना था जो उसे आत्मा के बोझ से बचाता था।
लू किंग की कम उम्र को देखते हुए उसका झुकाव दूसरी बात की ओर था। तियानजी टावर की जानकारी के अनुसार 2 साल पहले लू किंग केवल आंतरिक अंगों के स्तर पर था। इतनी तेजी से प्रगति करने के बावजूद भी वह शुवांजीजी जैसे अनुभवी पूर्व देवता से अपनी आभा को छिपा नहीं सकता था। अपना ध्यान बूढ़े डॉक्टर की ओर मोड़ते हुए शुवांजीजी ये देखकर उतना ही आश्चर्यचकित हुआ कि वह उसकी साधना का भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। बूढ़ा डॉक्टर एक साधारण बुजुर्ग व्यक्ति जैसा लग रहा था, लेकिन शुवांजीजी जानता था कि वह साधारण नहीं हो सकता। लिन जिरुई ने विशेष रूप से उल्लेख किया था कि बूढ़ा डॉक्टर न केवल उच्च कोटि का साधा हुआ पूर्व देवता था, बल्कि उसमें पुण्य का प्रकाश भी समाहित था, जो उसे और भी असाधारण बनाता था। ऐसा लगता है कि पिछले 2 वर्षों में बूढ़े डॉक्टर की साधना में बहुत प्रगति हुई है। सचमुच एक असाधारण व्यक्ति, शुवांजीजी ने सोचा। पहली ही मुलाकात से लू किंग और बूढ़े डॉक्टर ने शुवांजीजी पर गहरी छाप छोड़ दी थी, इसीलिए लिन जिरुई ने उनका उचित स्वागत करने पर जोर दिया था। शुवांजीजी की पैनी नजर को भांपते हुए लू किंग अविचलित रही और बोली, वरिष्ठ शुवांजीजी, मैं और मेरे गुरु कुछ मामलों पर आपका मार्गदर्शन लेने आए हैं। अगर मैं मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। आप क्या जानना चाहते हैं? शुवांजीजी ने पूछा। हम दुनिया की मौजूदा स्थिति और झोंकझोंक की परिस्थिति को समझना चाहते हैं। अपनी यात्रा में हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनमें पवित्र आदेशों का खुलेआम उल्लंघन करने वाले संप्रदाय भी शामिल हैं। एक संप्रदाय के पूर्व देवता ने खुलेआम दुष्ट तंत्र स्थापित किया, योद्धाओं के मांस और रक्त को अपनी साधना के लिए परिष्कृत किया। फिर भी पवित्र पर्वत ने ऐसे जघन्य कृत्यों के लिए कोई दंड नहीं दिया। हम बहुत हैरान हैं और आपसे इस बारे में जानकारी चाहते हैं, लू किंग ने गंभीरता से कहा। क्या पूर्व दिव्य साधक बाहर बुराई की प्रथाओं के लिए जीवित लोगों की बलि दे रहे हैं? शुवांजीजी चौंक गया। जी हाँ, इसके लिए दोषी युनजोउ का फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय है। वरिष्ठ महोदय, विभिन्न प्रांतों में अशांति शुरू हो चुकी है। यदि पवित्र पर्वत और झोंकझोंक के प्रमुख संप्रदाय जल्द कार्रवाई नहीं करते हैं तो स्थिति अपूरणीय हो जाएगी, लू किंग ने चेतावनी दी। शुवांजीजी कुछ पल चुप रहने के बाद गहरी आह भरी। मुझे एहसास नहीं था कि बाहर हालात इतने बिगड़ चुके हैं। दुर्भाग्य से अब पवित्र पर्वत भी इसे बदलने में असमर्थ है। लू किंग और बूढ़े डॉक्टर ने एक दूसरे की ओर देखा। वरिष्ठ, ऐसा क्यों? उन्होंने पूछा। आप दोनों में असाधारण प्रतिभा है। आपने कुछ देर पहले 9 दिव्य प्रतिध्वनियों को महसूस किया होगा? शुवांजीजी ने पूछा। जी हाँ, हमने उन्हें महसूस किया और जांच करने के लिए झोंकझोंक आने का फैसला किया, लू किंग ने जवाब दिया। ये 9 दिव्य प्रतिध्वनियां स्वर्ग और पृथ्वी में एक महान परिवर्तन की आधिकारिक शुरुआत का संकेत देती हैं, जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनरुद्धार और दुष्ट राक्षसों का पुनः प्रकट होना शामिल है। क्या आप जानते हैं इसका क्या अर्थ है? शुवांजीजी ने पूछा। हम और अधिक जानना चाहेंगे, लू किंग ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया। हाल के वर्षों में ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि दुनिया एक बड़े परिवर्तन से गुजरने वाली है। ये महज अफवाहें नहीं बल्कि तथ्य हैं। हाल ही में मिली दिव्य संवेदनाएं संकेत देती हैं कि आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान के साथ यह परिवर्तन वास्तव में शुरू हो चुका है। आपने झोंकझोंक की अपनी यात्रा के दौरान वातावरण में आए बदलावों को अवश्य ही महसूस किया होगा। बूढ़े डॉक्टर ने सिर हिलाया। सचमुच, हवा में एक अनोखी ऊर्जा व्याप्त है। वह विचित्र ऊर्जा आध्यात्मिक ऊर्जा है। कहा जाता है कि यदि कोई दिव्य योद्धा इस ऊर्जा को परिष्कृत कर ले तो उसे अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होगी। कल्पना कीजिए, यदि यह अफवाह सच है तो उन दिव्य योद्धाओं की क्या प्रतिक्रिया होगी जिनकी साधना वर्षों से रुकी हुई है? शुवांजीजी ने पूछा। एक योद्धा का मार्ग निरंतर उन्नति का मार्ग है। यदि ऐसा कोई अवसर मिले तो वे पूर्व स्वर्गीय योद्धा अत्यंत प्रसन्न होंगे, लू किंग ने कहा। बिल्कुल सही। हम योद्धा स्वयं को उन्नत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। शुरुआत में आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनः प्रकट होने से झोंकझोंक के कई पूर्व दिव्य योद्धा रोमांचित हो गए, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि इस आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करना आसान काम नहीं है। केवल सबसे प्राचीन और अद्वितीय साधना विधियों से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है, और ये विधियां दुर्लभ हैं। झोंकझोंक में भी केवल कुछ ही संप्रदायों के पास ये विधियां हैं। इससे एक समस्या उत्पन्न हुई। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह क्या है? शुवांजीजी ने पूछा। लू किंग ने कुछ देर सोचा। समस्या कमी की नहीं बल्कि असमानता की है। सफलता का एक सुनहरा अवसर सामने होते हुए भी विधियों के अभाव के कारण प्राचीन विधियों से युक्त संप्रदाय निशाने पर आ जाएंगे। बिल्कुल सही। समस्या कमी नहीं बल्कि असमानता है। युवा स्वामी लू, आपकी अंतर्दृष्टि बहुत गहरी है। आपने बिल्कुल सही बात कही है, जुआन ने कहा। जिजी ने प्रशंसा की। वरिष्ठ, आगे क्या हुआ? लू किंग ने तारीफ से थोड़ा शर्मिंदा होते हुए पूछा। जैसा कि आपने अनुमान लगाया था, उन दिव्य योद्धाओं ने सफलता का मौका देखकर आसानी से हार नहीं मानी। आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनः प्रकट होते ही झोंकझोंक के संप्रदायों ने प्राचीन साधना विधियों को हथियाने के लिए एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि 2 संप्रदायों के दिव्य गुरुओं ने भी एक खूनी युद्ध लड़ा, जिससे भारी तबाही हुई, शुवांजीजी ने समझाया। इतना भीषण संघर्ष! लू किंग और बूढ़ा डॉक्टर चौंक गए। उन्होंने झोंकझोंक में इतनी भयंकर झड़पों की उम्मीद नहीं की थी। शुरू में संघर्ष साधना विधियों को लेकर था, लेकिन दुर्भाग्य से ये दोनों संप्रदाय सदियों से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, जिनके बीच सदियों पुरानी नफरत पनपी थी। पवित्र पर्वत की मध्यस्थता से उनके संघर्षों को नियंत्रित किया गया, और उनके पूर्व स्वर्गीय गुरुओं ने शायद ही कभी लड़ाई लड़ी, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम जानमाल का नुकसान हुआ। लेकिन इस बार आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनः प्रकट होने से दोनों संप्रदाय बेचैन हो गए। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, यह एक नरसंहार में बदल गई, शुवांजीजी ने कहा।
मैं समझ गई, लू किंग ने कहा। उनकी शत्रुता को देखते हुए युद्ध अपरिहार्य था। आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान ने प्राचीन पद्धतियों वाले संप्रदायों को बढ़त दिला दी थी। यदि उनके वरिष्ठ शासक भेद खोलने में सफल हो जाते तो पवित्र पर्वत भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाता। दूसरे संप्रदाय के पास निर्णायक कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वरिष्ठ शुवानजिजी, क्या इसका मतलब ये है कि झोंगझोऊ में पहले से ही अराजकता फैली हुई है? लू किंग ने पूछा। वह कल्पना भी नहीं कर पा रही थी कि अगर शक्तिशाली संप्रदाय लगातार संघर्ष में उलझे हुए हैं तो कितनी भीषण उथल पुथल मची होगी। हालात इतने गंभीर नहीं हैं। नरसंहार के बाद पवित्र पर्वत ने हस्तक्षेप किया और आगे के संघर्ष को रोकने का एक पवित्र आदेश जारी किया। तीनों पवित्र प्रभुओं ने व्यक्तिगत रूप से संप्रदायों का दौरा किया और स्थिति को स्थिर किया। शुवानजिजी ने कहा। पवित्र स्वामी, लू किंग ने दोहराया, ये समझते हुए कि अशांत संप्रदायों को इतनी आसानी से वश में करने वाले व्यक्ति निश्चित रूप से बेहद शक्तिशाली होंगे, लेकिन उसे संदेह था कि केवल दमन से स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन वरिष्ठ, ये जबरन दमन केवल एक अस्थायी समाधान है। जिन संप्रदायों के पास प्राचीन पद्धतियां नहीं हैं, वे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, है ना? आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनरुद्धार समय के साथ प्राचीन पद्धतियों वाले संप्रदायों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाएगा। लू किंग को संदेह था कि अन्य लोग इसे आसानी से स्वीकार कर लेंगे। आप सही कह रहे हैं, वे संप्रदाय इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। उन्हें आश्वस्त करने के लिए पवित्र पर्वत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, शुवानजिजी ने कहा। अध्याय 257। क्या निर्णय? लू किंग ने उत्सुकता से पूछा। बूढ़े डॉक्टर ने भी ध्यान से सुनने का भाव दिखाया। तीनों पवित्र देवताओं ने अपने हृदय में संसार को धारण करते हुए पवित्र पर्वत से 3 प्राचीन साधना विधियों को जारी करने का निर्णय लिया ताकि प्राचीन साधना विधियों से वंचित संप्रदाय विवाद उत्पन्न कर सकें और झोंकझोऊ को अराजकता में न धकेल सकें। शुवानजिजी ने समझाया। क्या पवित्र पर्वत में सचमुच इतना साहस है? लू किंग इस जवाब से हैरान रह गया। यह वाकई अप्रत्याशित था, लेकिन सोचने के बाद उसे यह अच्छा विचार लगा। कम से कम इससे झोंकझोऊ के संप्रदायों के बीच आपसी शत्रुता कम हो जाएगी। हालांकि ये तरीका हर किसी के बस का नहीं था। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होते हैं और शक्तिशाली साधना विधियों को सार्वजनिक करना बहुत साहस का काम है। वास्तव में तीनों पवित्र देवताओं की उदारता और खुले विचारों का होना हम जैसे साधकों के लिए सचमुच अनुकरणीय है, शुवानजिजी ने श्रद्धापूर्वक कहा। इस बिंदु पर लू किंग को अंततः समझ में आया कि अन्य राज्यों में अशांति क्यों थी जबकि झोंकझोऊ में शांति बनी हुई थी। दरअसल प्रमुख संप्रदाय अपने स्वयं के लाभ की तलाश में व्यस्त थे। संभवतः इन संप्रदायों के पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के विशेषज्ञ सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करने वाली प्राचीन साधना विधियों को समझने पर केंद्रित थे, जिससे अन्य राज्यों के मामलों की परवाह करने का उनके पास समय नहीं बचा था। इससे लू किंग को थोड़ी राहत मिली। चूंकि झोंकझोऊ में अराजकता नहीं फैली थी, इसलिए वे अभी भी प्रवेश कर सकते थे। लू जियाओलिंगजुन, डॉक्टर चेन, इस बार आपको झोंकझोऊ में क्या लाया है? जुवानजीजी ने पूछा। वैसे यह कोई हंसी की बात नहीं है, लेकिन मेरे गुरु ने एक बार कहा था कि दिव्य लोक में प्रवेश करने के बाद यदि कोई पवित्र पर्वत के आदेश का पालन करने को तैयार हो तो उसे पवित्र पर्वत में प्रवेश करके उसके उपदेशों को समझने का अवसर मिल सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह वादा अब भी मान्य है। लू किंग को चिंता थी कि झोंकझोऊ में हुए बदलावों के बाद यह वादा अब भी मान्य रहेगा या नहीं। ओह, बात तो ये है, शुवानजिजी हंसते हुए बोले। लू शियालांगजुन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पवित्र पर्वत अभी भी तीनों पवित्र स्वामियों के नियंत्रण में है, इसलिए वादा स्वाभाविक रूप से मान्य रहेगा। हाल ही में एक नव प्रशिक्षित पूर्व दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ ने पवित्र पर्वत में प्रवेश किया है ताकि उसके उपदेशों को समझ सके, इसलिए डॉक्टर चेन को कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे में हम निश्चिंत हो सकते हैं, लू किंग ने थोड़ी राहत महसूस करते हुए कहा। तीनों ने कुछ देर और बातचीत की। इस दौरान लू किंग ने झोंकझोऊ की मौजूदा स्थिति के बारे में काफी जानकारी जुटा ली। संतुष्ट होकर वह अपने गुरु को विदाई देने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ याद आया। वैसे सीनियर शुवानजिजी, मुझे एक और बात पूछनी है, लू किंग ने कहा। आगे बढ़ो, शुवानजिजी ने जवाब दिया। लू किंग से कुछ देर बातचीत करने के बाद शुवानजिजी के मन में उनके प्रति अच्छी धारणा बन गई थी। ये युवक वाक्पटु और ज्ञानी था, विशेष रूप से मार्शल आर्ट में, जिससे उन्हें बहुत लाभ हुआ था। आज जब हम शहर में दाखिल हुए तो हमने शहर के द्वार पर नीला ड्रैगन शहर खुदा हुआ देखा। ये अक्षर रहस्यमय लग रहे थे, लेकिन एक रक्षक ने हमें चेतावनी दी कि हम इनके पीछे छिपे अर्थ को आसानी से न समझें। रक्षक ईमानदार लग रहा था, कपटी नहीं। क्या आप समझा सकते हैं कि ऐसा क्यों? लू किंग ने पूछा। शहर के द्वार पर तैनात एक पहरेदार। शुवानजिजी ने कुछ पल सोचा, फिर उसके चेहरे के भाव बदल गए। क्या तुम्हें चेतावनी देने वाला पहरेदार एक युवक था? हाँ, वह गोरा था, उसका व्यवहार असाधारण था और वह किसी साधारण गार्ड जैसा नहीं दिखता था। लू किंग ने उत्तर दिया। जरूर वही होगा जिसने तुम्हें चेतावनी दी है। वह शायद एजियो ड्रैगन सिटी के जी परिवार का तीसरा युवा स्वामी है। उसकी चेतावनी का कारण काफी जटिल है, शुवानजिजी ने समझाया। ओह, कृपया हमें और बताएं, लू किंग ने आग्रह किया। अपनी मार्शल आर्ट की कुशलता से आपने अवश्य ही ध्यान दिया होगा कि शहर के द्वार पर खुदे हुए अक्षरों में एक विशेष अर्थ छिपा है जो किसी के भी हृदय को झकझोर सकता है।
सच कहूं तो ये अक्षर 100 साल से भी अधिक समय पहले एक अद्वितीय कलाकार द्वारा उकेरे गए थे, जिनका नाम उनकी मृत्यु से पहले झोंझों में गूंजता था। यह अद्वितीय कलाकार एक असाधारण व्यक्ति थे जिन्होंने पत्नी, संतान और शिष्यों के बिना एक चिंतामुक्त जीवन व्यतीत किया। 100 वर्ष से भी अधिक समय पहले, अपने समय के निकट आने का ज्ञान होने पर, उन्होंने झोंझों छोड़ने और विश्व यात्रा करने का निर्णय लिया। प्रस्थान करने से पहले उन्होंने एक तात्कालिक प्रेरणा के रूप में शहर के द्वार पर वे अक्षर उकेरे। उसके बाद वे बिना किसी निशान के गायब हो गए और कभी झोंझों नहीं लौटे। कुछ लोग कहते हैं कि यात्रा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और अन्य मानते हैं कि उन्होंने जीवन और मृत्यु के रहस्यों को पार कर लिया और दूसरे लोक में चले गए। सच्चाई अज्ञात है और यहाँ तक कि हमारे तियांजी टावर को भी उनके भाग्य का पता नहीं है, शिवांजिजी ने बताया। तो उन किरदारों और जी परिवार के तीसरे युवा स्वामी के बीच क्या संबंध है? लू किंग ने पूछा। जब अद्वितीय मार्शल आर्टिस्ट ने झोंझों छोड़ दिया और उनका भाग्य एक रहस्य बन गया, तो शहर के द्वार पर उनके द्वारा छोड़े गए अक्षरों ने अनगिनत मार्शल आर्टिस्टों को आकर्षित किया। यह अफवाह थी कि इन अक्षरों में उनकी मार्शल आर्ट की विरासत समाहित है। जो कोई भी इस रहस्य को समझ सकता था, उसे उनकी पूरी विरासत प्राप्त हो जाती और वह महान ऊंचाइयों को छू लेता। इस अफवाह ने हलचल मचा दी और अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट विरासत हासिल करने की उम्मीद में उन अक्षरों का अध्ययन करने के लिए एजियो ड्रैगन सिटी में उमड़ पड़े। यहाँ तक कि प्रमुख संप्रदायों के प्रीसेलेस्टियल दायरे के विशेषज्ञ भी अवलोकन करने आए। अंततः यह निष्कर्ष निकाला गया कि उन अक्षरों में वास्तव में विशेषज्ञ की मार्शल शक्ति समाहित थी, लेकिन केवल वही लोग इसे समझ सकते थे जिनका मार्शल मार्ग उनके मार्ग से निकटता से मेल खाता था। अन्यथा पूर्वलोक के विशेषज्ञ भी इसे जबरदस्ती समझने से अपनी मार्शल कला की नींव को नुकसान पहुंचा सकते थे। शुरुआत में कई मार्शल आर्टिस्टों ने पूर्वलोक के विशेषज्ञों की चेतावनियों पर विश्वास नहीं किया और शहर के द्वार की ओर उमड़ते रहे। हालांकि समय बीतने के साथ साथ यह स्पष्ट हो गया कि कोई भी इस रहस्य को पूरी तरह से समझ नहीं सकता था और कई प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्टों की नींव इन अक्षरों में निहित भावों से क्षतिग्रस्त हो गई। धीरे धीरे इन अक्षरों का अध्ययन करने वालों की संख्या कम होती गई और अंततः इन्हें लगभग भुला दिया गया। अब हर साल केवल कुछ ही आत्मविश्वासी मार्शल आर्टिस्ट आते हैं और वे भी दुर्लभ हैं, शिवांजिजी ने समझाया। ये तो वाकई असाधारण है, लू किंग ने कहा, और उसे समझ आ गया कि उस विशेषज्ञ को मार्शल संत क्यों कहा जाता था। उसकी मार्शल आर्ट की क्षमताएं निश्चित रूप से असाधारण रही होंगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जी परिवार के तीसरे युवा स्वामी ने हमें चेतावनी दी थी। ऐसा लगता है कि इन पात्रों का एक गहरा इतिहास है, लू किंग ने टिप्पणी की। बिल्कुल, लेकिन उनकी चेतावनी का कारण उनके बड़े भाई जी परिवार के सबसे बड़े युवा स्वामी से भी संबंधित हो सकता है, शिवांजिजी ने कहा। अरे ऐसा क्यों? लू किंग ने पूछा। जी परिवार के सबसे बड़े युवा स्वामी एक अत्यंत प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट थे जिन्होंने महज 20 वर्ष की आयु में आंतरिक अंगों के क्षेत्र को प्राप्त कर लिया था। उनकी प्रतिभा झोंझों में भी असाधारण थी। जी परिवार को उनसे बहुत उम्मीदें थीं और उन्होंने परिवार की प्रतिष्ठा को सुरक्षित करने के लिए उन्हें पूर्व दिव्य क्षेत्र का विशेषज्ञ बनाने में कई संसाधन निवेश किए थे। हालांकि कुछ साल पहले किसी अज्ञात कारण से वह अक्षरों का अध्ययन करने के लिए शहर के द्वार पर गया और वहां की मार्शल भावना से विचलित हो गया, जिससे उसकी लगभग सारी साधना शक्ति नष्ट हो गई। उसका दिमाग अस्थिर हो गया और अंततः उसे परिवार से निकाल दिया गया। तीसरे युवा स्वामी अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करते थे और इस घटना से बेहद आहत हुए। 2 साल तक अपने भाई को ढूंढने के बाद भी जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो वे एजियो ड्रैगन सिटी लौट आए और नगर स्वामी के महल में एक छोटा सा पद ग्रहण करके आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे, शिवांजिजी ने बताया। मैं समझ गई, लू किंग ने स्थिति को बेहतर ढंग से समझते हुए कहा। अप्रत्याशित रूप से तीसरे युवा स्वामी के इतने अच्छे इरादे थे। मुझे उन्हें ठीक से धन्यवाद देने का अवसर अवश्य खोजना चाहिए, लू किंग ने कहा। वरिष्ठ शिवांजिजी, हमने आज आपको और मेरे स्वामी को काफी परेशान कर दिया है। हमारे साथ अन्य साथी भी हैं और हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए हम अब चलते हैं। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। क्या आप लोग अभी जा रहे हैं? शिवांजिजी थोड़ा हैरान हुआ। उन्हें थोड़ी देर और रुकने के लिए मनाने की कोशिश करने के बाद उसने देखा कि वे जाने के लिए दृढ़ हैं और उन्हें विदा करने के लिए उठ खड़ा हुआ। लू किंग और डॉक्टर चेन की नजरों से ओझल हो जाने के बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी चुपचाप शिवांजिजी के पीछे प्रकट हुआ, जिसके हाथ में अबेकस था। बड़े साहब, क्या ये वही 2 व्यक्ति हैं जिन पर झिरुई के सच्चे शिष्य ने 2 साल पहले हमें विशेष रूप से ध्यान देने का निर्देश दिया था? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा। हाँ, मुझे लगा था कि वे पिछले साल आ जाएंगे, लेकिन अब तक देरी हो गई है, शिवांजिजी ने जवाब दिया। लेकिन वे काफी साधारण लगते हैं। उनका रिश्ता भी अजीब लगता है, जिसमें लू शियालांगजुन मुख्य व्यक्ति प्रतीत होता है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने संदेह व्यक्त किए। साधारण? बिल्कुल नहीं, ये दोनों सचमुच रहस्यमय हैं। शायद लड़ाई में मैं भी इनका मुकाबला न कर पाऊं, शिवांजिजी ने आह भरी। वृद्ध, ये कैसे संभव है? अधेड़ उम्र का व्यक्ति चौंक गया। वह वृद्ध के साधना स्तर और तियांजी टावर की विभिन्न रहस्यमय तकनीकों से परिचित था। वृद्ध प्रमुख संप्रदायों के वृद्धों से कमतर नहीं थे, फिर भी उन्होंने स्वीकार किया कि वे लू किंग और उनके गुरु का मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ भी संभव है, शिवांजिजी ने आह भरी। बदलती दुनिया और आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान के साथ असाधारण प्रतिभाओं का उदय होना तय है।
हाल ही में मुख्य टावर ने बताया कि तियानलिंग संप्रदाय के एक शिष्य ने संप्रदाय प्रतियोगिता के दौरान परम तलवार मार्ग को समझ लिया और मैदान में विजय प्राप्त की। फिर उसने एक पूर्व दिव्य क्षेत्र के वरिष्ठ को चुनौती दी और बड़ी मुश्किल से उसे हराया। इसी प्रकार शिंकुई संप्रदाय का एक शिष्य, जो शुरू में औसत दर्जे का था, अचानक ज्ञानोदय प्राप्त कर रातों रात दिव्य लोक में प्रवेश कर गया, जिससे पूरा संप्रदाय चकित रह गया। अतीत में ऐसे असाधारण प्रतिभावान लोग दुर्लभ थे, जो दशकों या यहाँ तक कि सदियों में एक बार ही दिखाई देते थे। अब वे अक्सर सामने आते हैं, जो ये संकेत देते हैं कि आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान के तहत पैदा हुए असाधारण प्रतिभावान लोग अधिक आम हो जाएंगे। कौन कह सकता है कि लू शियालांगजुन उनमें से एक नहीं है? नहीं, शायद वह सचमुच उन्हीं में से एक है। जुवानजिजी को जिरुई की कही बात याद आई और वह मन ही मन सोचने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिरुई कहेगा कि लू जियालांगजुन एक बहुत ही धनी व्यक्ति हो सकता है, जिसे समझना मुश्किल है। लेकिन अब उसे और उसके रहस्यमय गुरु को देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ये सौभाग्य पिछली पीढ़ी तक भी फैला हुआ है। अध्याय 258। गुरुजी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान के कारण झोंगझों में भी अराजकता फैल जाएगी। इसीलिए पवित्र पर्वत ने अन्य क्षेत्रों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया है। वापस लौटते समय लू किंग ने बूढ़े डॉक्टर से बात की। मुझे नहीं पता कि इस बार झोंगझों आने का हमारा फैसला सही था या गलत, बूढ़े डॉक्टर ने चिंता से कहा। झोंगझों में स्थिति इतनी अनिश्चित हो गई थी कि वह वास्तव में इस बात को लेकर चिंतित था कि आगे क्या हो सकता है, और आध्यात्मिक ऊर्जा को शुद्ध करने की यह विधि इतनी अनमोल है कि प्रमुख संप्रदाय भी इसे प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ेंगे। किंग, भविष्य में ची भक्षण तकनीक का अभ्यास करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए, बूढ़े डॉक्टर ने याद दिलाया। जी गुरुजी, लू किंग ने सिर हिलाया। उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। पहले तो उन्हें लगा था कि झोंगझों के शक्तिशाली संप्रदायों और प्रभावशाली परिवारों की मजबूत नींव के कारण उनके पास आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करने के तरीकों की कमी नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा लग रहा था कि उन्होंने स्थिति को कम करके आंका था। प्राचीन काल में आध्यात्मिक ऊर्जा के लुप्त होने और आकाश पृथ्वी के नियमों में परिवर्तन के कारण साधना का मार्ग हजारों वर्षों तक मौन हो गया था। साधना विधियों में आई कमियां और हानियां उनकी कल्पना से कहीं अधिक गंभीर थीं। यहाँ तक कि ची भक्षण तकनीक जैसी बुनियादी विधियां भी संप्रदायों के बीच होड़ पैदा कर सकती थीं। यदि दो प्राचीन साधना संप्रदायों से प्राप्त संपूर्ण विरासत पर उसका अधिकार उजागर हो जाता है, तो वह निश्चित रूप से विश्व भर की विभिन्न शक्तियों का निशाना बन जाएगा। चाहे वह कितना भी कुशल क्यों न हो, उसे शायद बहुत दूर भागना पड़ेगा। गुरुजी, वरिष्ठ शुवानजिजी द्वारा पहले उल्लेखित नगर द्वार पर खुदे हुए शिलालेखों में निहित युद्ध संबंधी इरादे के बारे में आपका क्या विचार है? लू किंग ने पूछा। बूढ़े डॉक्टर ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे इन शिलालेखों में निहित युद्ध भावना में कुछ भी गलत नहीं लगा। इन शिलालेखों को लिखने वाला वरिष्ठ व्यक्ति अवश्य ही एक बेफिक्र इंसान रहा होगा। उसने जो युद्ध भावना छोड़ी है, वह स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत है। मैंने कुछ देर इस पर विचार किया और मुझे लगा कि मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। लू किंग सोचने लगा। उसे शिलालेखों से भी किसी खतरे का आभास नहीं हुआ। वह निश्चित नहीं था कि यह भ्रम था या इसमें कुछ और भी छिपा था। सराय में लौटने के बाद लू किंग ने कई तरह के पकवान मंगवाए और सबको बाहर बुलाया। सबके पेट भर खाने के बाद वे आराम करने के लिए अपने कमरों में चले गए। श्याओ यान और श्याओ ली स्वाभाविक रूप से लू किंग के कमरे में सो गए। पेट भरकर खाने के बाद दोनों नन्हे मुन्नों को नींद आने लगी और वे आराम करने के लिए बिस्तर पर चले गए। लू किंग को थकान महसूस नहीं हो रही थी। कमरे में कुर्सी पर पालथी मारकर बैठे हुए वे ध्यान कर रहे थे। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि दोनों छोटे बच्चे सो गए हैं, उन्होंने चुपचाप अपनी शक्तियों को सक्रिय किया और शिलालेखों में निहित मार्शल विरासत को समझने के लिए तैयार हो गए। सीखना शुरू करें। मन की एक हल्की सी हलचल से लू किंग ने सीखने का विकल्प चुना। अगले ही पल एक परिचित दृश्य उसके सामने प्रकट हुआ और उसके मन की गहराइयों से अनेक मार्शल आर्ट संबंधी अंतर्दृष्टियां उमड़ पड़ीं। लू किंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप इस विशाल ज्ञान को ग्रहण किया। कुछ क्षण बाद जब उसने अपनी आंखें दोबारा खोलीं, तो उनमें आश्चर्य का भाव झलक रहा था। तो बात ऐसी है, इस मार्शल संत द्वारा छोड़ी गई विरासत इतनी प्रभावशाली है। इस पद्धति का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को पहले अपनी सभी मौजूदा साधनाओं को त्याग कर नए सिरे से शुरुआत करनी होगी और प्रवेश करने के लिए अपनी मार्शल नींव को फिर से मजबूत करना होगा। नगर द्वार पर उत्कीर्ण शिलालेखों में निहित विरासत महान मुक्त विचरण तलवार नामक एक विधि थी। ये तलवार चलाने की तकनीक होने के साथ साथ एक व्यापक साधना विधि भी थी, जिसका अभ्यास ची और रक्त स्तर से लेकर पूर्व स्वर्गीय स्तर के शिखर तक किया जा सकता था। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novel.aya.net वेबसाइट खोजें। इसे मार्शल संत के जीवन भर के साधना सार और मार्शल दर्शन का सार कहा जा सकता है। यदि यह व्यापक रूप से फैल जाए तो शीर्ष संप्रदाय भी इसे हथियाने के लिए प्रलोभित होंगे। हालांकि स्वतंत्र भ्रमण नाम के बावजूद ये तकनीक बेहद प्रभुत्वशाली थी। इसका सफलतापूर्वक अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को अपनी सभी मौजूदा साधनाओं को त्याग कर नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती थी और अपनी नींव को फिर से मजबूत करना पड़ता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वरिष्ठ शुवानजिजी ने कहा कि जी परिवार के सबसे बड़े बेटे ने शिलालेखों को समझने के बाद अपनी साधना लगभग बर्बाद कर दी और भ्रमित हो गया। उसने शिलालेखों से कुछ जरूर समझा होगा और अपनी साधना को त्यागने का फैसला किया होगा। यह निश्चित नहीं है कि उसने महान मुक्त विचरण तलवार
विधि पूरी तरह से प्राप्त की थी या नहीं, अन्यथा ये बहुत दुखद होता। शिलालेखों में वर्णित विरासत को समझने के बाद लू किंग को समझ आ गया कि जी परिवार के सबसे बड़े बेटे की यह हालत क्यों हुई। ये स्पष्ट नहीं था कि उसने जी परिवार को कारण क्यों नहीं बताया जिसके कारण उसे परिवार से निकाल दिया गया, या शायद जी परिवार को सच्चाई पता थी और निष्कासन केवल एक दिखावा था ताकि उनके सबसे बड़े बेटे को मार्शल सेंट की विरासत प्राप्त होने से बचाया जा सके। लू किंग ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाकर इस मामले को खारिज कर दिया। सच्चाई चाहे जो भी हो, इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। वे कल एजियो ड्रैगन सिटी से रवाना हो रहे थे। उसने अपना ध्यान वापस महान स्वतंत्र रूप से घूमने वाली तलवार पर केंद्रित कर लिया। ये महान मुक्त विचरण तलवार अभ्यास के लिए बहुत कठिन है, इसलिए यह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के तलवार सिद्धांतों और तलवार के इरादे के बारे में इसकी अंतर्दृष्टि अद्वितीय है और इसे मेरे अपने इरादे में एकीकृत किया जा सकता है। ग्रिड फ्री रोमिंग स्वॉर्ड की साधना विधि बहुत ही कठोर थी, जिसमें साधना को पूरी तरह समाप्त करके नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती थी। लू किंग स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं करना चाहता था। हालांकि यह विधि असाधारण थी, जो सीधे दिव्य लोक के शिखर की ओर ले जाती थी और सभी मार्शल आर्टिस्टों द्वारा प्रशंसित थी। फिर भी लू किंग की नज़र में ये दिव्य रूम संप्रदाय और ली हुआ संप्रदाय की परंपराओं से कहीं कमतर थी। यहाँ तक कि युहुआ गुफा में वरिष्ठ ली वेटियन द्वारा छोड़ी गई विधियां भी कुछ खास बुरी नहीं थीं। वह ऐसी विधि के लिए अपनी साधना नहीं त्यागेंगे, क्योंकि यह तिल के बीज के लिए तरबूज त्यागने जितनी मूर्खता होगी। बेशक भले ही वह इस पद्धति का अभ्यास न करता हो, लेकिन ग्रेट फ्री रोमिंग स्वॉर्ड में वर्णित मार्शल सिद्धांत सीखने लायक थे। वे एक शीर्ष मार्शल आर्टिस्ट के जीवन भर के ज्ञान का सार थे और अत्यंत ज्ञानवर्धक थे। गुरु ने भी शिलालेखों से कुछ सिद्धांत समझे, संभवतः उसी प्रकार सार तत्व को निकालकर अनावश्यक तत्वों को त्याग दिया। उन्होंने पूर्व दिव्य क्षेत्र प्राप्त कर लिया है और अपना अनूठा युद्ध पथ बना लिया है। अंतर्दृष्टि के मामले में वे इस युद्ध संत से बहुत पीछे नहीं हैं और उन्हें किसी और के मार्ग का पुनर्तः अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। वे विभिन्न स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करते हुए और आत्मसात करते हुए अपने युद्ध पथ को परिपूर्ण बना सकते हैं। लू किंग ने गहरी सांस ली, अपने विचारों को शांत किया और महान मुक्त विचरण तलवार को समझने का प्रयास जारी रखा। इस बार उन्होंने केवल तलवार के सिद्धांतों और अंतर्दृष्टियों पर ध्यान केंद्रित किया और लगातार उनका आत्मसात और ज्ञानवर्धन करते रहे। समय धीरे धीरे बीतता गया और लू किंग कुर्सी पर पालथी मारकर बैठे रहे। उनकी आभा में सूक्ष्म परिवर्तन आया। पहाड़ की तरह अडिग से वे अलौकिक और तैरते हुए से लगने लगे। आधे घंटे बाद लू किंग की आभा अचानक बदल गई और वह अलौकिक हो गया, मानो वह किसी अन्य स्थान पर हो, पूरी तरह से गायब हो गया हो। इस अचानक हुए बदलाव से शियाओ ली जाग उठी, जो शियाओ यान के सिर के पास सो रही थी। उसने तुरंत लू किंग की ओर देखा। उसे देखकर उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। एक पल के लिए उसे लगा कि लू किंग गायब हो गया है, उसमें जीवन शक्ति का कोई निशान नहीं बचा है। लू किंग को वहां दोबारा बैठे देखकर वह भ्रमित हो गया। कोई बात नहीं शियाओ ली, मैं बस एक विधि का अभ्यास कर रही हूँ, लू किंग ने धीरे से समझाया। लू किंग को अभ्यास करते देख शियाओ ली निश्चिंत हो गया। उसे पता था कि लू किंग अक्सर कुछ विचित्र विधियों का अभ्यास करता है, इसलिए ये समझना मुश्किल नहीं था। हालांकि अब उसे नींद नहीं आ रही थी और वह बिस्तर के पास लेटकर लू किंग को अभ्यास करते हुए देख रहा था। शियाओ ली को शांत करने के बाद लू किंग ने अभी अभी सीखी हुई बातों को और निखारना जारी रखा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली से एक अदृश्य तलवार की शक्ति उत्पन्न हुई। एक अलौकिक शक्ति ने उसे घेर लिया। शियाओ ली की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसे पहले जो महसूस हुआ था वही हुआ। लू किंग की पूरी आभा अचानक गायब हो गई, मानो वह कमरे में मौजूद ही न हो। फ्री रोमिंग स्वॉर्ड इंटेंट दिलचस्प, लू किंग ने सोचा, नवगठित तलवार इंटेंट को महसूस करते हुए। उसके चेहरे पर थोड़ी सी मस्ती झलक रही थी। इस तलवार की मंशा का निर्माण महान मुक्त विचरण तलवार से कुछ सिद्धांतों और अंतर्दृष्टियों को अपनी स्वयं की इच्छा में एकीकृत करके किया गया था। अपनी क्षमताओं के कारण लू किंग की अंतर्दृष्टि हमेशा उसकी साधना से आगे रहती थी। अब यद्यपि उसकी साधना आंतरिक अंगों के क्षेत्र के शिखर पर थी, वह पहले ही इच्छा के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और अपनी संपूर्ण इच्छा को समझ चुका था। उनकी अंतर्दृष्टि का स्तर उन लोगों के बराबर था जिन्होंने पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में महारत हासिल कर ली थी। इसके अलावा लू किंग का इरादा अद्वितीय था। अन्य लोगों के विपरीत, जो अपने अभ्यास की विधियों और हथियारों से संबंधित इरादे को समझते थे, उनका इरादा सब कुछ समाहित करता था और किसी भी रूप में रूपांतरित हो सकता था। अभी अभी उसने महान मुक्त विचरण तलवार से कुछ मूलभूत सिद्धांत और तलवार की शक्ति को आत्मसात किया और सफलतापूर्वक उसकी शक्ति को रूपांतरित कर लिया। उसे इस विधि का अभ्यास शुरू से करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। विश्व में अनेक मार्शल आर्ट हैं, लेकिन इन्हें 3 स्तरों में संक्षेपित किया जा सकता है: कौशल, बल और आशय। ये महान मुक्त विचरण तलवार गहन है, फिर भी इसी प्रतिरूप का अनुसरण करती है। इसका उच्चतम स्तर तलवार के आशय का क्षेत्र है, जिसे मैं अपने आशय में समाहित कर सकता हूँ। अपने हाथ में फ्री रोमिंग स्वॉर्ड इंटेंट से खेलते हुए लू किंग की आभा झिलमिला उठी और नए ज्ञान प्राप्त होने पर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि फ्री रोमिंग स्वॉर्ड इंटेंट एक अतिरिक्त क्षमता थी, लेकिन असली लाभ उनकी मार्शल कला की समीक्षा और परिष्करण था, जिससे इंटेंट के क्षेत्र के बारे में उनकी समझ गहरी हुई। अब इरादे के बारे में उनकी समझ और भी आगे बढ़ चुकी थी, पूर्णता की ओर अग्रसर हो रही थी।
लू किंग को लगा कि अगर वह और अधिक इरादों को समझना और आत्मसात करना जारी रखता है तो उसका इरादा एक दिन रूपांतरित हो जाएगा और एक और भी गहन और रहस्यमय स्तर तक पहुंच जाएगा। और वह क्षेत्र अवश्य ही वह क्षेत्र होगा जहां गुरुजी इस समय मौजूद हैं, लू किंग ने सोचा। यह क्षेत्र पूर्व आकाशीय स्तर के भीतर एक विशेष क्षेत्र था जिसे हर पूर्व आकाशीय विशेषज्ञ समझ नहीं सकता था। ये दुर्लभ था और शिखर पर पहुंचने वाले भी शायद इसे प्राप्त न कर सकें, लेकिन जिन्होंने ऐसा किया वे बेहद शक्तिशाली थे। किसी विशेष क्षेत्र में निपुण पूर्व दिव्य विशेषज्ञ अपने स्तर पर स्वाभाविक रूप से अजेय होता था और क्षेत्रों को सीधे सिखाया नहीं जा सकता था बल्कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से समझना पड़ता था। यहाँ तक कि महान मुक्त विचरण तलवार में भी क्षेत्र साधना की विधियां शामिल नहीं थीं। लू किंग का मानना था कि मार्शल सेंट ने संभवतः किसी क्षेत्र को समझ लिया था, अन्यथा वह अपने समय में झोंकझों पर प्रभुत्व नहीं जमा पाता। ठीक है शियाओ ली, मेरा अभ्यास समाप्त हो गया है, चलो सोते हैं, लू किंग ने शियाओ ली की जिज्ञासु निगाहों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उस छोटे से जीव को अभी भी मानव मार्शल आर्ट और उसके वर्गीकरण की समझ नहीं थी, इसीलिए वह इतना आश्चर्यचकित था। मोमबत्ती बुझाने के बाद लू किंग बिस्तर पर चली गई और शियाओ ली ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शियाओ यान के सिर के पास दुबक कर सो गई। रात शांति से गुजरी। अगली सुबह लू किंग भोर होते ही जाग गया। बाहर रोशनी देखकर वह उठा और कपड़े पहने। शियाओ यान और शियाओ ली अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए वह चुपचाप कमरे से बाहर निकला और व्यायाम करने के लिए छोटे से आंगन में चला गया। क्योंकि वे धनी थे इसलिए उन्होंने एक आलीशान सराय को चुना था और इसलिए वे एक निजी आंगन में ठहरे जहां उनके अलावा कोई अन्य मेहमान नहीं था। आंगन के बीचों बीच खड़े होकर लू किंग ने स्वास्थ्यवर्धक मुक्केबाजी का अभ्यास शुरू किया। हवा बहने लगी और हल्की हल्की हवा चलने लगी। उन्होंने इस स्वास्थ्यवर्धक मुक्केबाजी का अनगिनत बार अभ्यास किया था और इसमें निपुणता प्राप्त कर ली थी। उनके हाव भाव सहज और निर्बाध थे, जिनमें जोश और उत्साह का कोई नामोनिशान नहीं था। जब लू किंग ने हेल्थ नरिशिंग बॉक्सिंग का एक पूरा सेट समाप्त किया तो उसे अचानक संतुष्टि का एहसास हुआ और उससे पूर्णता की एक आभा निकलने लगी। अध्याय 259 मेरे भौतिक शरीर और आत्मा की शक्ति ने अंततः एक बार फिर पूर्णता प्राप्त कर ली है और अपनी सीमाओं तक पहुंच गई है। लू किंग ने अपने शरीर में बदलाव महसूस किया और वह खुशी से भर गया। उसने शुरू में सोचा था कि उसके शरीर और आत्मा की शक्ति को पूर्णता तक पहुंचने में कुछ और दिन लगेंगे, लेकिन यह अप्रत्याशित रूप से कुछ दिन पहले ही हो गया था। ऐसा प्रतीत हुआ कि पिछली रात की सीख उनके लिए वास्तव में बहुत लाभदायक साबित हुई। यहाँ तक कि पृथ्वी आत्मा मनके की शोधन प्रक्रिया भी तेज हो गई थी, जिससे उस पर इसका पोषणकारी प्रभाव बढ़ गया था। इससे उनके शारीरिक शरीर और आत्मिक शक्ति को, जिन्हें अपनी चरम सीमा तक पहुंचने में कुछ और दिन लगते, समय से पहले ही पूर्णता प्राप्त करने का अवसर मिल गया। अपनी मुट्ठी भींचते हुए, बिना अपने रक्त की ऊर्जा का उपयोग किए, केवल अपने शारीरिक शरीर की शुद्ध शक्ति से ही उसकी हथेली से एक हल्की विस्फोट जैसी ध्वनि निकली। मेरी वर्तमान शक्ति के साथ, यहाँ तक कि अपनी भौहें के एक्यू पॉइंट में ताबीज और पृथ्वी आत्मा मनके का उपयोग किए बिना भी मैं मो जेन को हरा सकता हूँ, जिसने रक्त दानव शरीर का अभ्यास किया है। जेन परिवार की उस बुढ़िया जैसी औरत को एक ही मुक्के से मारा जा सकता था। इसके अलावा मेरा साधना मार्ग पूरक है। अब जबकि मेरी आत्मिक शक्ति एक बार फिर अपनी सीमा तक पहुंच गई है, पृथ्वी आत्मा मनका को परिष्कृत करने की मेरी गति भी बढ़ गई है। इस पृथ्वी तत्व के खजाने को पूरी तरह से परिष्कृत करने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। तब तक मेरी ताकत काफी हद तक वापस आ जाएगी। लू किंग ने अपने शरीर के भीतर परिपूर्ण, अबाधित और प्रचंड शक्ति का अनुभव किया और वह बहुत संतुष्ट था। उसने इतने लंबे समय तक अपनी इस प्रतिभा को दबाकर रखा और दिव्य लोक में प्रवेश करने के प्रलोभन का विरोध किया। यह व्यर्थ नहीं था। इसके बदले में मिलने वाले पुरस्कार वास्तव में काफी महत्वपूर्ण थे। अब जबकि मेरी शारीरिक और मानसिक शक्ति दोनों प्रसवोत्तर सीमा तक पहुंच चुकी हैं, अब सफलता के लिए तैयारी करने का समय आ गया है। शिवांजी द्वारा झोंकझों की स्थिति के बारे में दी गई व्याख्या को सुनने के बाद से लू किंग में संकट की भावना विकसित हो गई थी। हालांकि झोंकझों की स्थिति पवित्र पर्वत के 3 लोगों द्वारा नियंत्रित प्रतीत हो रही थी, लेकिन वह जानता था कि यह केवल अस्थायी थी। एक बार जब अन्य प्रमुख संप्रदायों ने प्राचीन साधना विधियों को समझ लिया और एक नए क्षेत्र में कदम रखा तो संतुलन बिगड़ जाएगा और उथल पुथल मच जाएगी। इसलिए उसने फैसला किया कि एक बार जब वह झोंकझों में प्रवेश कर लेगा, अगर उसे उस मायावी अवसर के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता है तो वह तुरंत आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर किसी स्थान की तलाश करेगा ताकि एकांत में जाकर पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश कर सके। लू किंग का मानना था कि अपनी वर्तमान पृष्ठभूमि के साथ वह शायद अद्वितीय न हो, लेकिन दुनिया में कुछ ही लोग उनकी गहनता की बराबरी कर सकते हैं। जैसे जैसे उसका संचय होता जाएगा, पूर्व स्वर्गीय लोक में प्रवेश करते ही उसकी शक्ति में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन आ जाएगा। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novemberalf.ir.net वेबसाइट खोजें। उसके पास मौजूद अनेक शक्तियों के बल पर वह उन शीर्ष शक्तिधारियों से भी नहीं डरता था जिन्होंने पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में महारत हासिल कर ली थी। शरीर और आत्मा की शक्ति में प्रारंभिक पूर्णता ने लू किंग को बहुत प्रसन्न कर दिया। नाश्ता करते समय भी मागो और अन्य लोगों को उसकी खुशी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। किंग, ऐसा क्या हुआ जिससे तुम इतनी खुश हो? बूढ़े डॉक्टर ने उत्सुकता से पूछा। कुछ खास नहीं, बस साधना में कुछ नई बातें समझ में आईं, लू किंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
वैसे गुरुजी, कल रात मैंने शहर के द्वार पर खुदे हुए शिलालेखों के अर्थ पर विचार किया और कुछ रोचक बात पता चली। अरे, ये क्या है? हम इस बारे में रास्ते में बात कर सकते हैं, लू किंग ने कहा, लेकिन उन्होंने तुरंत इसका खुलासा नहीं किया। बूढ़े डॉक्टर ने चारों ओर देखा और समझ गया। दरअसल सराय में कई लोगों के मौजूद होने के कारण शहर के द्वार पर खुदे हुए शिलालेखों के बारे में बात करना, जिनका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व था, ध्यान आकर्षित कर सकता था। चलो नाश्ता खत्म करके निकलने की तैयारी करते हैं। मागो ने सराय मालिक से पहले ही पूछ लिया है। एजियो ड्रैगन पास हर 7 दिन में एक बार चेन के समय खुलता है और आज खुलने का दिन है। हमारे पास सिर्फ आधा घंटा बचा है। ये सुनकर कि रास्ता चेन के समय खुलेगा, लू किंग और अन्य लोगों ने अपनी गति तेज कर दी। नाश्ता खत्म करने के बाद वे सभी अपने अपने कमरों में सामान पैक करने के लिए वापस चले गए। सारा सामान पैक हो जाने के बाद लू किंग ने कमरे का किराया चुका दिया और मागो ने गाड़ी तैयार कर ली। चल दर, क्योंकि एजियो ड्रैगन सिटी के अंदर घोड़े नहीं दौड़ सकते थे, इसलिए मागो को गाड़ी को पैदल ही खींचना पड़ा। बूढ़े डॉक्टर और अन्य लोगों ने भी पैदल चलने का विकल्प चुना और एजियो ड्रैगन सिटी के शानदार दृश्यों का आनंद लेने का अवसर लिया। झोंकझोंक जाने का दर्रा शहर के पश्चिमी भाग में था। वे शहर के नज़ारों का आनंद लेते हुए इत्मीनान से चलते रहे और दरवाजा खुलने से ठीक पहले पश्चिमी द्वार पर पहुंच गए। तो यह एजियो ड्रैगन पास है। जब लू किंग और अन्य लोगों ने पौराणिक नीले ड्रैगन दर्रे को देखा तो वे कुछ हद तक अचंभित रह गए। एजियो ड्रैगन सिटी का निर्माण एक नदी के पास किया गया था और शहर का पश्चिमी भाग नदी के निकट था। लू किंग को बहते पानी की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। उनके सामने एक विशाल शहर का द्वार खड़ा था, जो 10 झांग से अधिक चौड़ा और 30 से 40 झांग ऊंचा था। द्वार के ऊपर बड़े बड़े प्राचीन अक्षरों में नीला ड्रैगन दर्रा लिखा हुआ था। हजारों वर्षों तक हवा और बारिश से घिसकर क्षत विक्षत और नष्ट हो चुके शिलालेख प्राचीनता और गंभीरता की भावना से परिपूर्ण थे। यद्यपि उनमें कोई युद्ध संबंधी इरादा नहीं था, फिर भी समय बीतने के साथ उत्पन्न हुआ प्राचीन अर्थ पूर्वी द्वार पर युद्ध ऋषि द्वारा उत्कीर्ण अक्षरों से कहीं अधिक गहरा था। ये पश्चिमी द्वार तो उस पूर्वी द्वार से भी कहीं अधिक भव्य है जिससे हम अंदर आए थे। लू किंग ने आश्चर्य व्यक्त किया। सचमुच ये तरफ मुख्य द्वार जैसा लगता है। मागो और अन्य लोगों ने सहमति जताई। बहुत सारे लोग यहाँ से गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। वेई जियान ने चारों ओर देखा। चेक पॉइंट पर कम से कम 1000 लोग जमा थे, जिनमें से कई व्यापारी काफिलों जैसे समूहों में थे। कुछ समूहों में 100 से अधिक लोग थे। उनकी गाड़ी उन सबके बीच किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कर रही थी। ये बात लू किंग को पूरी तरह से भा गई। उनकी गाड़ी पर आकृतियां उकेरी गई थीं और यद्यपि ये आकृतियां वर्तमान में निष्क्रिय थीं, फिर भी गाड़ी पर बने प्रतीक चिन्ह उत्सुक पर्यवेक्षकों को दिखाई दे रहे थे। अगर वे जानकार लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं तो इससे परेशानी हो सकती है। हालांकि उन्हें डर नहीं था, फिर भी अनावश्यक जटिलताओं से बचना बेहतर था, खासकर जब वे दर्रे को पार करने वाले थे। जितना शांत माहौल रहेगा उतना ही अच्छा होगा। पास खुल रहा है, किसी ने जोर से आवाज लगाई, जिससे सबका ध्यान द्वार की ओर आकर्षित हो गया। लू किंग ने द्वार की ओर देखा। हाँ, गेट के दोनों ओर खड़े 20 से अधिक नग्न पुरुषों ने बड़े बड़े चरखी पकड़ लीं, जिससे एक साथ चीखने की आवाजें गूंज उठीं। चरखी को घुमाते समय उनकी रक्त ऊर्जा का विस्फोट हो रहा था। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। जैसे ही चरखी घूमने लगी, गेट के बीचों बीच एक दरार दिखाई दी और दोनों दरवाजे धीरे धीरे अलग हो गए। वाह, द्वार खोलने वाले भी टेंडन्स एंड बोन्स दायरे या उससे भी उच्च स्तर के मार्शल आर्टिस्ट हैं। इसीलिए तो एजियो ड्रैगन पास 7 दिनों में केवल एक बार ही खुलता है। लू किंग ने चरखी घुमा रहे आदमियों की रक्त ऊर्जा को महसूस किया और अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। उन दर्जनों पुरुषों में से किसी की भी मार्शल कला का स्तर टेंडन्स एंड बोन्स दायरे से नीचे नहीं था। उनमें से सबसे बलवान व्यक्ति ने रक्त ऊर्जा को पूरी तरह से परिपूर्ण कर लिया था, जो आंतरिक अंगों के क्षेत्र से बस एक कदम दूर था। ऐसे विशेषज्ञ बाहरी बड़े राज्यों के किसी भी छोटे शहर में आराम से रह सकते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने शहर का द्वार खोलने के लिए मजदूरों के रूप में काम किया। इस चेकपॉइंट शहर की नींव वास्तव में बहुत गहरी थी। इसके अलावा वह द्वार अपने आप में बेहद भारी था। इसे बनाने में बहुत अधिक प्रयास और संसाधनों की आवश्यकता रही होगी। एक साथ चिल्लाते हुए, बिना शर्ट पहने हुए पुरुषों ने धीरे धीरे गेट खोल दिया। उसी समय बाहर से कोहरे का एक झोंका अंदर आया, साथ ही बहते पानी की आवाज भी सुनाई दी। यह घने कोहरे को महसूस करते हुए लू किंग की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। कोहरे के भीतर उसने एक बहुत ही समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया। लगभग आधे घंटे बाद कर्मचारियों के प्रयासों के कारण द्वार पूरी तरह से खुल गया। अब थक चुके और हौंफ रहे वे लोग एक तरफ आराम करने लगे। ये स्पष्ट था कि इस द्वार को खोलने में कितना प्रयास लगा। पास सबके लिए खुला है। जो लोग सीमा पार करना चाहते हैं, कृपया लाइन में लगें और प्रवेश के लिए टोल का भुगतान करें, एक तेज आवाज ने घोषणा की। ये सुनकर प्रतीक्षा कर रहे लोग व्यवस्थित रूप से कतार में खड़े हो गए। एजियो ड्रैगन सिटी जैसे शहर में किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वह उपद्रव करे। हर कोई नियमों का पालन करता था। लू किंग और उनके समूह ने भी अपनी गाड़ी के साथ कतार में खड़े हो गए। इतनी अधिक भीड़ होने के कारण उन्हें चेक पॉइंट तक पहुंचने से पहले लगभग 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। सर, हम पार करना चाहते हैं। मागो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और डेस्क के पीछे बैठे उस प्रभावशाली व्यक्ति को देखकर मुस्कुराया।
5 लोग और एक गाड़ी, मागो ने विनम्रता से कहा। उस व्यक्ति ने ऊपर देखा, लू किंग और उसके समूह पर एक नजर डाली, थोड़ी देर के लिए शियायान पर रुका, फिर उनकी गाड़ी की ओर देखा। फिर उन्होंने आगे लिखा, प्रति व्यक्ति 5 ताइल, बच्चों के लिए निःशुल्क, गाड़ी के लिए 1 ताइल, कुल 21 ताइल। जी सर, ये रही फीस। मागो ने पैसों की थैली सौंप दी। उस आदमी ने थैली का वजन किया, उसे खोला और उसमें से चांदी की 2 सिलियां निकाली। फिर उसने एक धातु के टुकड़े का एक कोना निकाला और बाकी को वापस थैली में रख दिया, जिसे उसने मागो को लौटा दिया। मैं कभी अतिरिक्त पैसे नहीं लेता, बाकी पैसे वापस कर दो। मागो थोड़ा शर्मिंदा होकर आदरपूर्वक थैली वापस ले ली। लू किंग की आंखें झपकीं और उसने कुछ क्षणों तक चुपचाप उस आदमी को देखा। टोल चुकाने के बाद लू किंग और उसके साथी गेट पार कर गए। बाहर निकलते ही वे अपने सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। द्वार के बाहर एक विशाल चबूतरा था जिस पर 10,000 लोग बैठ सकते थे। चबूतरे के नीचे एक चौड़ी, तेज बहती नदी थी। नदी पर एक भव्य पुल बना हुआ था जो 10 झांग चौड़ा था और दूर दूर तक फैला हुआ था। तेज गति से बहती उफनती नदी और भव्य पुल को देखकर लू किंग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एजियो ड्रैगन पास को दुनिया का पहला दर्रा कहा जाता था। वहां के दृश्य की भव्यता ही यात्रा को सार्थक बनाती थी। बूढ़ा डॉक्टर और बाकी लोग भी इस दृश्य को देखकर समान रूप से विस्मित हो गए थे। उन्हें अपनी स्थिति संभालने में थोड़ा समय लगा। सचमुच दुनिया विशाल और चमत्कारों से भरी है। मुझे लगा था कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देख लिया है, लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि मैं तो बस एक कुएं का मेढक था। बूढ़े डॉक्टर ने आह भरी। मागो और वेई जियान तो और भी ज्यादा उत्साहित थे। अगर वे लू किंग के पीछे पीछे झोंक नहीं जाते तो उन्हें ऐसा मनमोहक दृश्य कभी देखने को नहीं मिलता। गुरुजी, चलिए चलते हैं। ज्यादातर लोगों को पुल पार करते देख लू किंग ने उन्हें याद दिलाया। बूढ़े डॉक्टर ने सिर हिलाया और वे आगे बढ़ने लगे। इतने शानदार दृश्य को करीब से देखना ही चाहिए था। उन्होंने पुल को पैदल पार करने का फैसला किया, जिसमें मागो गाड़ी के आगे आगे चल रही थी और लू किंग शियायान को गोद में लिए हुए थी। शियाओली, जिसे पानी से हमेशा नफरत थी, पहले ही लू किंग की बाहों में दुबक चुकी थी। शियाओलियान, जब हम जुवानईन संप्रदाय पहुंचेंगे तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर तुम शिष्य बन जाओगी तो यह एक बहुत बड़ा अवसर होगा। इस बार जी परिवार के युवा मालिक की मदद से मैं तुम्हारे लिए एक जगह सुरक्षित करने में कामयाब रहा। इसे बर्बाद मत करना। लेकिन पिताजी, शुवानईन संप्रदाय का शिष्य मूल्यांकन बेहद कठिन होता है। मैं अभी अभी ची और रक्त क्षेत्र के शिखर पर पहुंचा हूँ। मैं कैसे उत्तीर्ण हो सकता हूँ? अगर तुम पास नहीं हो पाते तो अपने चाचा से संपर्क करो। वो शुवानईन संप्रदाय के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। वो कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन चाचाजी को तो हमारा परिवार हमेशा से नापसंद रहा है। वो मदद क्यों करेंगे? चाहे वो हमें कितना भी नापसंद करे, तुम फिर भी उसकी भतीजी हो। अगर वो न होता तो तुम्हारी माँ की मृत्यु न होती। अगर वो मदद करने की हिम्मत नहीं करता तो मैं तुम्हारी माँ की स्मृति पट्टिका लेकर उसके सामने पेश हो जाऊंगी। जैसे ही वे पुल पर कदम रखने वाले थे, लू किंग ने ये बातचीत सुनी। उनमें से एक आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी। पीछे मुड़कर देखने पर उसने पास ही में एक समूह को देखा, जिसमें एक अधेड़ उम्र का आदमी एक खूबसूरत युवती से गंभीरता से बातें कर रहा था। सफेद बालों वाले कनपटी के उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की पहचान शहर के रक्षक हू लाओसान के रूप में हुई, जिसे उन्होंने कल शहर में प्रवेश करते समय देखा था। अपनी बेटी को हिचकिचाते देख हू लाओसान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। याद रखना, तुम्हें शुवानईन संप्रदाय में शामिल होने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी। अगर तुम असफल हुई तो मैं तुम्हें त्याग दूंगा। पिताजी, क्रोधित मत होइए। मैं वादा करता हूँ, अगर मैं असफल हो गया तो मैं चाचा से मदद की गुहार लगाऊंगा। अपने पिता को क्रोधित देखकर लड़की तुरंत सहमत हो गई। बस इसे याद रखना। हू लाओसान के चेहरे के भाव नरम पड़ गए। फिर वह चुप बैठे अन्य लोगों की ओर मुड़ा और बोला, भाई जिंग, भाई लियू, मिस वांग, मैं शियाओलियान की सुरक्षा का जिम्मा आप लोगों को सौंपता हूँ। उसे घर पर बहुत लाड़ प्यार मिला है। अगर वह नखरे दिखाए तो कृपया उसे सहन करें। चिंता मत करो भाई हू, चूंकि जी परिवार के युवा स्वामी ने हमें ऐसा करने के लिए कहा है और हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं, इसलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सुश्री हू शुवानईन संप्रदाय तक सुरक्षित पहुंच जाएं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, बहते पानी की आवाज ने बाकी की बातचीत को दबा दिया। लेकिन लू किंग को ज्यादा चिंता नहीं थी और वह शियायान को अपनी बाहों में लेकर चलता रहा। अध्याय 260। विशाल लहरें सचमुच एक शानदार दृश्य बनाती हैं। दुनिया का एक अजूबा। पुल पर चलते हुए मागो आसपास के नजारों को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। इस समय तक वे पुल पर काफी दूरी तय कर चुके थे। उनके नीचे उफनती नदी अपार शक्ति से बह रही थी, जबकि कोहरा किनारों पर छाया हुआ था। दूर आकाश में उगता सूरज दृश्य को गहरे नारंगी रंग में रंग रहा था, जिससे वह भव्य और राजसी प्रतीत हो रहा था। कहा जाता है कि हमारे नीचे बहने वाली यह विशाल नदी दक्षिणी समुद्रों तक निरंतर बहती रहती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सच है, वेई जियान ने आगे कहा। ये सच है, बूढ़े डॉक्टर ने सिर हिलाया। लू किंग आसपास के वातावरण में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को ध्यानपूर्वक महसूस कर रही थी। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि जैसे जैसे वे आगे बढ़ते जा रहे थे, उनके चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे सघन होती जा रही थी। इससे उनमें ये जानने की उत्सुकता और भी बढ़ गई कि दर्रे को पार करके झोंक में प्रवेश करने के बाद असली नजारा कैसा होगा। किंगलोग दर्रे पर बहने वाली विशाल नदी वास्तव में भव्य थी। वे काफी देर तक चलते रहे और अंत में पुल के अंत तक पहुंच गए। लू किंग ने अनुमान लगाया कि इस पुल की लंबाई 1000 झांग, लगभग 3300 मीटर से अधिक थी।
इसका मतलब ये था कि किंगलोंग दर्रे पर उफनती नदी की चौड़ाई 3 किलोमीटर से अधिक थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि किंगलोंग दर्रे को दुनिया का पहला दर्रा कहा जाता था। ऐसी प्राकृतिक बाधा के साथ जल पर चलने में सक्षम दिव्य स्तर के विशेषज्ञों को छोड़कर मार्शल ग्रैंडमास्टर्स के लिए भी इस नदी को पार करना अत्यंत कठिन होता। आखिरकार यह विशाल नदी इतनी विशाल थी और इसकी धाराएं इतनी तीव्र थीं कि किसी को नहीं पता था कि पानी के नीचे कौन से खतरे छिपे हुए हैं। हालांकि मार्शल ग्रैंडमास्टर्स की सांसें लंबी होती थीं और उनमें प्रबल जीवन शक्ति होती थी, जिससे वे पानी के भीतर लंबे समय तक अपनी सांस रोक सकते थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे स्वतंत्र रूप से आ जा सकते थे। पुल से नीचे उतरने के बाद लू किंग और उनके साथियों का स्वागत एक और अद्भुत दृश्य ने किया। उनके सामने एक विशाल चट्टान थी जो आकाश को चीरती हुई एक प्राकृतिक अवरोध की तरह जमीन पर फैली हुई थी, जिसका शिखर नजरों से ओझल था। जमीन पर खड़े होने पर वे तुलनात्मक रूप से चींटियों के समान ही महत्वहीन प्रतीत होते थे। चट्टान के मुख पर एक सीधी दरार थी जो ऊपर से नीचे तक फैली हुई थी, मानो किसी अविश्वसनीय शक्ति ने उसे 2 भागों में काट दिया हो। लू किंग और उसके साथी इस दरार से गुजरने ही वाले थे। क्या चट्टान पर बनी इस दरार को किसी ने काटा होगा? वेई जियान पूरी तरह से हैरान रह गया और विस्मयबोध से बोला, बकवास, ये चट्टान इतनी ऊंची है कि इसकी चोटी दिखाई ही नहीं देती। इसे किसी ने कैसे काटा होगा? अगर ऐसा होता तो क्या वह व्यक्ति अमर नहीं होता? मागो खंडन करने ही वाला था, लेकिन बोलते बोलते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने लू किंग को देखा। उसे याद आया कि लू किंग ने प्राचीन काल में अमर प्राणियों के अस्तित्व का जिक्र किया था। मैगो, मुझे इस तरह मत देखो। ये दरार न जाने कितने दसियों हजार सालों से यहाँ है। मुझे इतनी प्राचीन बातों के बारे में कैसे पता होगा? शायद जब हम लौटेंगे तो हम किंगलोंग शहर में किसी से और जानकारी ले सकते हैं। लू किंग हंसते हुए बोली। मागो ने सिर हिलाया। ये सच है कि भाई लू किंग ज्ञानी थे, लेकिन वे दुनिया की हर चीज नहीं जान सकते थे। चलो चलते हैं। इस घाटी को पार करते ही हम आधिकारिक तौर पर जोंगजोऊ में प्रवेश कर जाएंगे। पुल पर नज़ारे का आनंद लेने के कारण लू किंग और उसके साथी अपेक्षाकृत धीरे चल रहे थे। जब वे पुल से नीचे उतरे तो वे ही सबसे आखिर में बचे थे। यहाँ तक कि जो लोग उनके पीछे थे, जैसे कि ओल्ड हू की बेटी और अन्य, वे भी उनसे आगे निकल गए थे। इसलिए उस समय उनके आसपास कोई और नहीं था। अधिकांश लोग पहले ही घाटी में प्रवेश कर चुके थे। समूह दरार की ओर चलने लगा। इसके बाद लू किंग ने धीरे धीरे अपनी निगाहें हटा लीं और अपनी आंखों में गहरे छिपे सदमे को दबाने की कोशिश की। उनकी दृष्टि में पाठ की कई पंक्तियां धीरे धीरे लुप्त हो गईं। किंगलोंग वन लाइन स्काई। प्राचीन अमर साधना युग के दौरान एक महान शक्ति ने सर्वोच्च शक्ति का उपयोग करके एक ही प्रहार में इस दरार घाटी को चीर डाला। ये दरार घाटी 10,000 वर्षों से भी अधिक समय से अस्तित्व में है। इस दरार घाटी से गुजरने पर सीधे जोंगजोऊ क्षेत्र में प्रवेश होता है। लू किंग ने पहले सच नहीं बताया था। उन्होंने इस भयावह दरार के कारणों की जांच करने के लिए पहले ही अपनी क्षमताओं का उपयोग कर लिया था। हालांकि वह अपनी खोजी हुई जानकारी को सभी के सामने प्रकट नहीं कर सका। आखिरकार ये दरार बहुत लंबे समय से, 10,000 वर्षों से भी अधिक समय से अमर साधना के 2 युगों तक फैली हुई थी। संभवतः आज दुनिया में कोई भी इस दरार की वास्तविक उत्पत्ति को नहीं जानता है। दुर्भाग्यवश शायद बहुत लंबे समय से अस्तित्व में होने के कारण लू किंग उस दरार से किसी विशेष आभा को महसूस नहीं कर सका। विरासत की तो बात ही छोड़िए। दरार में प्रवेश करते ही लू किंग और उसके साथी एक बार फिर विस्मित हो गए। दूर से देखने पर दरार बहुत संकरी लग रही थी, लेकिन अंदर प्रवेश करने पर उन्होंने पाया कि यह काफी चौड़ी थी। दरार के दोनों ओर की दीवारें कम से कम 20 झांग, लगभग 66 मीटर की दूरी पर थीं। यह महज एक दरार नहीं बल्कि एक विशाल घाटी थी। घाटी भी बहुत लंबी थी। जैसे जैसे वे और गहराई में जाते गए, लू किंग का सदमा बढ़ता गया। जब तक वे पूरी घाटी पार कर चुके थे, तब तक वह पूरी तरह से चकित हो चुका था। उन्होंने अनुमान लगाया कि इस घाटी की लंबाई भी 1000 झांग से अधिक थी। वह शायद ही कल्पना कर सकता था कि 10,000 साल पहले के उस महान व्यक्ति के पास इतनी अविश्वसनीय शक्ति रही होगी जिससे उसने इतना भयावह प्रहार किया। इतनी अद्भुत शक्ति रखने वाला व्यक्ति वास्तव में किसी अमर प्राणी का ही काम रहा होगा। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelai.net वेबसाइट खोजें। हम आखिरकार बाहर निकल गए। घाटी से बाहर निकलते ही मागो ने राहत की सांस ली। घाटी में रहते हुए उसने अकथनीय रूप से एक गंभीर और राजसी वातावरण का अनुभव किया था जिसने उसे गहरी सांस लेने में भी हिचकिचाहट महसूस कराई थी। इस क्षण उसे अंततः समझ में आया कि आगे चल रहे लोग घाटी में बिना रुके इतनी तेजी से क्यों चले गए थे। घाटी में व्याप्त रहस्यमय दबाव को कोई भी ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता था। अगर वे बहुत देर तक वहीं रहे तो उनका दिमाग कमजोर पड़ने लग सकता है। लू किंग ने भी राहत की सांस ली। अपने मजबूत मन के बावजूद घाटी में रहते हुए उसने कुछ दबाव महसूस किया था। ये स्पष्ट नहीं था कि ये दरार को चीरने वाले महान व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई दाव लय के कारण था या पहाड़ों की अंतर्निहित दमनकारी प्रकृति के कारण। अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के बावजूद भी वह कारण का पता नहीं लगा सका। तो ये जोंगजोऊ है। घाटी के निकास द्वार पर खड़े होकर लू किंग और उसके साथियों ने आगे देखने से पहले कुछ क्षणों के लिए विश्राम किया। वे अब एक पर्वत श्रृंखला की ढलान पर थे। दूर तक भूमि का एक विशाल विस्तार फैला हुआ था और उनके नीचे एक अथाह खाई थी जिसमें बादल तैर रहे थे और पक्षी उड़ रहे थे। ये दृश्य ताजगी भरा और विशाल था, जो मन को असीम स्वतंत्रता की अनुभूति से भर देता था। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा। लू किंग ने आसपास के माहौल को भांपते हुए अपनी आंखें थोड़ी चौड़ी कर लीं।
उन्होंने पाया कि आसपास के क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा घाटी की तुलना में कहीं अधिक सघन थी, जो किंगलोंग शहर की तुलना में दोगुनी से भी अधिक थी। हालांकि सघन आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ उन्होंने एक और समस्या भी देखी। उनकी आत्मा को बोध करने की क्षमता काफी हद तक दब गई थी। पहले वह कई मील दूर तक की गतिविधि को महसूस कर सकता था, लेकिन अब वह केवल आधा मील तक ही महसूस कर सकता है। क्या ये सघन आध्यात्मिक ऊर्जा का हस्तक्षेप है या झोंकझोंक में कोई अनूठा दमन है? लू किंग ने गहराई से सोचते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। आज सुबह ही उनकी आत्मिक शक्ति एक बार फिर अपनी सीमा तक पहुंच गई थी, जिससे उनकी बोध क्षमता में काफी वृद्धि हुई थी। अप्रत्याशित रूप से झोंकझोंक में प्रवेश करने पर न केवल यह मजबूत नहीं हुआ था, बल्कि इसे दबा भी दिया गया था। ये खबर उनके लिए अच्छी नहीं थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसे दुनिया का केंद्र कहा जाता है, एक ऐसी जगह जो प्रकृति द्वारा धन्य है और आध्यात्मिक सार से भरी हुई है। बुजुर्ग डॉक्टर ने भी आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा में आए बदलाव को महसूस किया और प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। यहाँ थोड़ी देर खड़े रहने से ही उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति में थोड़ी वृद्धि महसूस हुई। गुरुजी, क्या आपने गौर किया है कि हमारी आत्मा को समझने की क्षमता काफी हद तक दब गई है? लू किंग ने पूछा। वास्तव में अब मैं केवल लगभग 100 मीटर के दायरे में ही हलचल महसूस कर सकता हूँ। बूढ़े डॉक्टर को भी यह एहसास हुआ। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये दमन सभी को प्रभावित करता है या केवल हम जैसे बाहरी लोगों को? लू किंग ने कुछ चिंता के साथ कहा। ये हम पर लक्षित नहीं होना चाहिए। बूढ़े डॉक्टर ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं महसूस कर सकता हूँ कि झोंकझोंक में स्वर्ग और पृथ्वी के नियम अन्य राज्यों की तुलना में तेजी से विकसित हो रहे हैं। हमें दबाने वाली चीज स्वर्ग और पृथ्वी के नियम है, कोई और नहीं। जानकर अच्छा लगा। लू किंग को थोड़ी राहत महसूस हुई। यद्यपि उसकी आत्मिक शक्ति प्रबल थी, फिर भी वह अभी तक पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र तक नहीं पहुंचा था। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के बारे में उसकी समझ उसके गुरु जितनी स्पष्ट नहीं थी। गुरुजी, क्या हमें अब सीधे पवित्र पर्वत की ओर चलना चाहिए? लू किंग ने पूछा। जी हाँ, चलिए पहले पवित्र पर्वत पर चलते हैं, बूढ़े डॉक्टर ने कहा। यहाँ पहुँचने के बाद मुझे स्पष्ट रूप से ऐसा महसूस हो रहा है कि दूर से कोई चीज मुझे अपनी ओर खींच रही है और ऐसा लगता है कि वह पवित्र पर्वत की दिशा में ही है। गुरुजी, क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है? लू किंग थोड़ा हैरान हुआ। अभी अभी उसे ऐसा भी महसूस हुआ था कि दूर मोर्चे पर कुछ ऐसा है जो उसके दिल को अपनी ओर खींच रहा है। उन्हें अचानक यह एहसास हुआ, क्या ये संभव है कि जिस महान अवसर का उन्हें इतने समय से आभास हो रहा था, वह वास्तव में उनके सामने हो? गुरुजी, चलिए गाड़ी में बैठते हैं। झोंकझोंक बहुत विशाल है और वरिष्ठ शुवांजेजी के नक्शे के अनुसार पवित्र पर्वत अभी भी यहाँ से बहुत दूर है। ठीक है, बूढ़े डॉक्टर ने सिर हिलाया। वे झोंकझोंक के कुछ दृश्यों का पहले ही अनुभव कर चुके थे, इसलिए अब अपनी यात्रा जारी रखने का समय था। जिस चबूतरे पर वे खड़े थे वह पहाड़ के आधे रास्ते पर था, लेकिन बाईं ओर एक चौड़ी सड़क नीचे की ओर जा रही थी। गाड़ी पर चढ़ने के बाद मागो ने लगाम को झटका दिया और गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। हालांकि लू किंग ने फिर भी गाड़ी पर मौजूद संरचनाओं को सक्रिय नहीं किया। झोंकझोंक एक ऐसी जगह थी जो छिपे हुए ड्रैगन और घात लगाए बैठे बाघों से भरी हुई थी और रथ पर बनी आकृतियां भी वैसी ही थीं। बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करना, नवागंतुक होने के नाते ज्यादा ध्यान आकर्षित न करना ही बेहतर था। गाड़ी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती हुई पहाड़ से नीचे उतरने लगी। हालांकि चलने के कुछ ही क्षण बाद अचानक उसमें जोरदार झटका लगा। मागो के श्रापों और घोड़ों की हिनहिनाहट के साथ गाड़ी अचानक रुक गई। अचानक हुए इस बदलाव ने एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को जन्म दिया। अचानक हुए हमले से हैरान होकर शियाओ यान और वेई जियान आगे की ओर गिर पड़े। नाजुक क्षण में लू किंग ने शियाओ यान को पकड़ लिया और वेई जियान को नीचे की ओर दबा दिया, जिससे वे गाड़ी की दीवारों से टकराने से बच गए। जहां तक शियाओ ली और बूढ़े डॉक्टर की बात है, वे खुद को संभालने के लिए काफी कुशल थे। मैगो, क्या हो रहा है? लू किंग ने डरी हुई शियाओ यान को पकड़े हुए तीखे स्वर में पूछा। मागो के जवाब देने से पहले ही आगे से एक आवाज आए। छोटी कुतिया, देखते हैं अब तुम कहाँ भाग सकती हो। चाचा जी, मुझे बचाओ। क्या चल रहा है? शियाओ यान को शांत करने के बाद लू किंग गाड़ी से उतर गई। बाहर की स्थिति देखकर वह दंग रह गया। गाड़ी के आगे बिखरे बालों और फटे पुराने कपड़ों वाली एक लड़की लेटी हुई थी। उसके पैरों पर खून के धब्बे थे जो स्पष्ट रूप से चोटिल होने का संकेत दे रहे थे। आगे चलकर 3 आकृतियां हथियार लिए हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। ऐसा दृश्य लू किंग को डरा नहीं सकता था। उन्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने इन लोगों को पहले भी देखा था। वह लड़की ओल्ड हू की बेटी थी और आगे बढ़ रहे तीनों व्यक्ति वे मित्र थे जिन्हें ओल्ड हू ने अपनी बेटी को जुवांगसिन संप्रदाय तक पहुंचाने का जिम्मा सौंपा था। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया था कि ओल्ड हू ने गलत लोगों पर भरोसा किया था। तीनों का इरादा लड़की को नुकसान पहुंचाने का लग रहा था। छोटी कुतिया, सामान सौंप दे, वरना मैं तुझे नंगा करके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी ताकि इस अथाह खाए मैं भेड़ियों को खिला सकूं। लाल वस्त्र पहने एक महिला ने हाथ में लंबा चाबुक लिए ठंडे स्वर में कहा। उसे निर्वस्त्र करना व्यर्थ होगा। इतनी सुंदर लड़की है, हमें पहले उसका आनंद लेना चाहिए। भूरे रंग के कपड़े पहने एक हटे कट्टे आदमी ने कामुक मुस्कान के साथ कहा। दूसरा दुबला पतला आदमी भी अपने चेहरे पर एक अश्लील मुस्कान लिए खड़ा था। हाँ, वह इतनी खूबसूरत है कि उसे यूं ही बर्बाद नहीं किया जा सकता। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया मानो लू किंग और उसका समूह वहां मौजूद ही न हो। लाल कपड़े पहनी महिला ने ठंडे लहजे में कहा। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम दोनों उसके साथ कैसे खेलते हो, लेकिन सामान खोना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा मत करो। तीनों को पास आते देख लड़की के चेहरे पर अत्यधिक भय दिखाई दिया।
वह रेंगते हुए गाड़ी की ओर बढ़ी और मागो से मदद की गुहार लगाने लगी। चाचा जी, मुझे बचाओ, ये दुष्ट लोग मुझे मारना चाहते हैं। मागो, क्या हुआ? लू किंग ने पूछा। युवा स्वामी, मैं गाड़ी चला रहा था और जब मैंने एक मोड़ लिया तो मैं लगभग इस लड़की को टक्कर मार बैठा, इसलिए मुझे रुकना पड़ा, मागो ने समझाया। युवा मास्टर। लू किंग को देखकर और मागो का संबोधन सुनकर लड़की ने उसे विनती भरे भाव से देखा, मानो वह अपनी आखिरी उम्मीद देख रही हो। बच्चे, क्या तुम इसमें दखल देना चाहते हो? भूरे रंग के वस्त्र पहने, भूतिया सिर वाली तलवार पकड़े हुए हटे कट्टे आदमी ने लू किंग को दिलचस्पी से देखा। उसने पुल पर हुई मुलाकात से लू किंग और मागो को पहचान लिया। उसे याद था कि लू किंग के समूह में बूढ़े, कमजोर और बीमार लोग शामिल थे। केवल पोचवान में ही कुछ ताकत बची थी। लाल कपड़े पहनी महिला और दुबले पतले आदमी ने भी उन्हें ठंडी निगाहों से देखा। उनकी अनदेखी करते हुए लू किंग ने लड़की की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। तुम्हारे लिए ओल्ड हु कौन है? उसने पूछा। लड़की हिचकिचाई, फिर खुशी से झूम उठी। ये मेरे पिता हैं। छोटे मालिक, क्या आप इन्हें जानते हैं? हम एक बार मिल चुके हैं, लू किंग ने शांत भाव से कहा। लेकिन क्या ये लोग तुम्हारे पिता के दोस्त नहीं थे? ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सावधान रहो। लड़की के अपनी बात पूरी करने से पहले ही एक तेज हवा चली और भूरे रंग के कपड़े पहने एक हट्टा कट्टा आदमी लू किंग के सामने प्रकट हो गया, जो बेरहमी से मुस्कुरा रहा था। लापरवाह बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। उसने अपनी भूतिया सिर वाली तलवार को ऊपर उठाया और लू किंग पर वार किया। बल इतना प्रचंड था कि लड़की यह सब देखने की हिम्मत नहीं कर पाई और लू किंग को दो हिस्सों में कटते हुए देखने से बचने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल एक चीख सुनाई दी और लड़की कांप उठी, ये जानते हुए कि लू किंग की शायद हत्या कर दी गई थी। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि चीख लू किंग की आवाज जैसी नहीं लग रही थी। उसने झटपट अपनी आंखें खोलीं और स्तब्ध रह गई। लू किंग के दो टुकड़े कटे देखने के बजाय उसने देखा कि भूरे रंग के कपड़े पहने एक हटे कट्टे आदमी को जमीन पर लेटा हुआ चीखते हुए देखा जा सकता है। न केवल उसकी भूतिया सिर वाली तलवार जमीन पर गिर गई थी, बल्कि उसके अंग भी अजीब कोनों पर मुड़े हुए थे, जिससे वह हिलने डुलने में असमर्थ था। अभी अभी क्या हुआ था? लड़की के खूबसूरत चेहरे पर उलझन के भाव झलक रहे थे।